दिस मीटिंग इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। जो लोग इस मीटिंग के आखिर तक आओगे मेरे साथ, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, you guys will be staying in the editing market for the next few years to come. What codecs and containers do in our projects is way more than you can imagine. तुम्हारा जो कोडेक है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए समझना क्योंकि उससे तुम्हारा प्लेबैक जुड़ा होता है, और तुम्हारा प्लेबैक किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? तुम्हारी एडिटिंग के साथ। कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि तुम लोगों ने क्लाइंट को या खुद भी कोई वीडियो प्ले की हो अपने लैपटॉप के ऊपर और वो प्ले नहीं हो रही? VLC जो हमारे पास मीडिया प्लेयर है, तुमने उस पर प्ले किया अचानक से और वो वीडियो प्ले होने लग गई है। हैज इट एवर हैपेंड टू यू? तुम लोगों को दोबारा कभी भी एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें पता होगा तुमने कौन सी प्रॉक्सीज बनानी है, रीजन क्या है उन प्रॉक्सीज का बनाने का। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ तुम चाहे यूट्यूब के लिए यूज करते हो, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करो, हमेशा क्वालिटी को ऑटोमेटिक रखा करो। WTF इज अ कंटेनर। मेरी मामा ये वीडियोस देखती हैं तो मैं पूरा जुमला नहीं बोलने वाला। तुम लोगों को समझ आ रही होगी जितने सॉफ्टवेयर्स हैं जो तुम लोग को अल्फा चैनल देते हैं, जो करते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अच्छा, ये इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन और इंटर फ्रेम कंप्रेशन के बीच में फर्क क्या है? मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी वही मैंने ज्वाइन की। There are so many options. अब मैं अगर तुम्हें एक एक बताने लगूँ ना तो दुनिया इधर की उधर। तुम्हारी एडिटिंग की हर चीज़ है ना वो आके इस चीज़ के साथ जुड़ती है जो आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Okay, alright guys, आज की मीटिंग इज गोइंग टू बी probably that one meeting जो कि मैं पिछले 3 महीनों से बनाना चाह रहा था, और ये सिर्फ मैं बनाना नहीं चाह रहा था, हमारी इस वीकली मीटिंग को आई एम दी मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस मीटिंग आउट ऑफ ऑल द मीटिंग। इवन जो कलर ग्रेडिंग वाली मीटिंग की थी उससे भी ज़्यादा आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीज़न, द कोर। जब मैं हर बार तुम लोगों को कोई चीज़ सिखाता हूँ तो मैं बात करता हूँ कोर की। दिस मीटिंग इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। आज की मीटिंग अगर तुम लोगों ने आखिर तक ले ली, जो कि लंबी होने वाली है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल मीटिंग, लेकिन आज की मीटिंग अगर तुमने ले ली तो तुम बेस तक हर चीज़ को समझ पाओगे। तुमने कभी कलरिस्ट के साथ काम करना है, तुमने VFX आर्टिस्ट के साथ काम करना है, तुमने अल्फा चैनल में अपनी लेयर्स को निकालना है, तुम्हें पता नहीं है यूट्यूब के ऊपर तुम वीडियो रेंडर कर रहे हो लेकिन क्वालिटी गिर रही है, क्वालिटी कैसे उसकी बेहतर करनी है, अपने स्टोरेज साइज को कैसे मैनेज करना है। तुम्हारी जो एडिटिंग की हर चीज़ है ना वो आके इस चीज़ के साथ जुड़ती है जो आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग मीटिंग। ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज जस्ट 2 थिंग्स। नंबर 1, पेन और पेपर निकाल दो। इसमें बहुत डिटेल होने वाली है और इसमें ये नहीं है कि तुम स्क्रीनशॉट ले सको, तुम्हें लिखना पड़ेगा साथ साथ चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड्स पे नहीं दी होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आई वॉन्ट यू कंप्लीट फोकस। मैंने ये मीटिंग इस तरह बनाई है कि मैं तुम लोगों को कहानी सुना रहा हूँ, तुम लोगों को मज़ा आएगा सुनते हुए, लेकिन आई स्टिल वॉन्ट कि तुम लोग फोकस पूरे का पूरा रख सको और पिछली कहानी को अगले के साथ रिलेट करना, ठीक है। पिछली स्लाइड को अगले के साथ जोड़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मीटिंग के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली आधे से ज़्यादा लोग चले गए होंगे इस मीटिंग को छोड़ के, क्योंकि ये वही लोग होंगे जिन लोगों ने बस ऊपर से मसाला सीखना होता है कि एनिमेशन कैसे बना दी, और 3 साल बाद ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडस्ट्री में। लेकिन जो लोग इस मीटिंग के आखिर तक आओगे मेरे साथ, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, यू गाइज विल बी स्टेइंग इन द एडिटिंग मार्केट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू कम, ठीक है। It's going to be interesting. It's going to be very detailed. So be ready for it. Okay. With that said, meeting start करते हैं. And as the ritual goes, जिस तरह हमारा ritual होता है, why should you get my advice? This is for people जिन्होंने अभी rating school join किया है या जो लोग YouTube पे देख रहे हैं. I have worked for more than 5 years as a post-production specialist. Other than that, I have also worked on videos of multiple 2 Comma Club clients from USA. Google कर लो उसका क्या मतलब है. I also run the biggest video school in South Asia, जिसमें इस वक्त तुम सारे enrolled हुए हो, which is editing school. We have more than 3,000 students, and I am also the founder of Kalakar.io, which is an editing software that has been made for desi editors. So आज मैं तुम लोगों को जितना कोर्स सिखाने वाला हूँ, you can trust this guy. इसको पता है किस बारे में बात कर रहा है. Probably one of the best to explain this to you while staying humble. Okay, सही है. Let's move to this topic. Why this class is important? ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है. तुम्हारी हर चीज़ का कोर जाके इस क्लास के साथ जुड़ेगा. मैं पिछले 3 महीनों से इस क्लास को करना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर इस सारी इन्फॉर्मेशन को तुम लोगों को कैसे दूँ. एंड दैट इज़ वाई आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम मैंने अपनी स्लाइड्स को इस तरह एडजस्ट किया कि मैं सारे को तुम लोगों को इस टाइम के अंदर दे सकता हूँ. दिस इज़ वेरी कोर. ओके,
दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इस क्लास के एंड तक तुम लोग अंडरस्टैंड करोगे अपने फाइल साइज को मैनेज कैसे करना है। तुम्हें पता होगा एग्जैक्टली कि तुम लोगों ने यूट्यूब के लिए क्या फाइल साइज रखने हैं। तुम्हें पता होगा कि तुमने क्लाइंट को अगर कोई चीज़ दिखानी है, तुम लोगों ने एक्चुअल एडिटिंग के लिए क्या करना है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है स्मूथ एडिटिंग। तुम लोगों को दोबारा कभी भी एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें पता होगा तुमने कौन सी प्रॉक्सीज बनानी है, रीज़न क्या है उन प्रॉक्सीज का बनाने का, क्योंकि हर चीज़ जाके जुड़ेगी बेस के साथ। हम कैमरा से फुटेज कैसे कैप्चर करते हैं, उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से लेके एडिटिंग तक हर चीज़ को डाइसेक्ट करने वाले हैं हम। तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोगों ने रेंडर को कहाँ पे रखना है, अल्फा चैनल रेंडर क्या होता है, ये बाकी सारे डिफरेंट रेंडर ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास। और लास्ट थिंग, तुम लोगों को पता होगा कई बार तुम वीडियो सेंड करते हो और प्ले नहीं होती, और फिर क्लाइंट VLC मीडिया प्लेयर ओपन करता है तो उस पर हो जाती है ओपन। सो व्हाट इज़ द कंपैटिबिलिटी थिंग जो तुम लोगों को कोडेक्स के साथ जुड़ी होती है। सो एवरीथिंग, और ये सारा हम समझेंगे यूजिंग codecs and containers as I've explained you guys। यहाँ तुम लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा codecs and containers। this specific thing is the core of everything। okay, what codecs and containers do in our projects is way more than you can imagine। तुम लोग सिर्फ उसको रेंडर में देखते हो, लेकिन मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि ये शुरू से आखिर तक पूरी पाइपलाइन कैसे बनती है और ये पाइपलाइन तुम्हें कैसे हेल्प दे सकती है। और आई कैन गारंटी यू वन थिंग, इंटरनेट पे तुम्हें हार्डली कोई इतनी लॉन्ग मीटिंग मिलेगी जो इस चीज़ को डाइसेक्ट कर रही हो, राइट। सो just stick with me, it's gonna be very interesting, alright? Okay, ठीक है सैफ, चलो अब हम लोगों ने समझ लिया, हम कोडेक्स और कंटेनर्स को आज समझ रहे हैं, ये हमारी सारी एडिटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ये कोर है हमारी हर चीज़ का, बट कैसे, चलो फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को सुनाता हूँ एक कहानी। कहानी क्या है? कहानी है हाउ डज अ कैमरा स्टोर कैप्चर्ड फुटेज। अब ये जो क्वेश्चन है इसके साथ कहानी जुड़ी हुई है इस बच्चे की। ये जो तुम्हें लड़का नज़र आ रहा है, सो 2023 के अंदर ये लड़का हुज नेम इज सैफ, ये गया होता है थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और थाईलैंड में ये गया था सीखने मोए थाई, विच इज़ मिक्स मार्शल आर्ट्स, लड़ना कैसे होता है, फाइट कैसे करनी है, बिकॉज दिस गाय इज़ अ UFC फैन। ओके, अब मैं थाईलैंड के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा जो पिक्चर है, इस पिक्चर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ चाइना टाउन के अंदर। सो चाइना टाउन इज़ दिस अमेजिंग प्लेस जहाँ पे चाइना की सारे फूड्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, अमेजिंग प्लेस, राइट। अब यहाँ पे मेरे हाथ में तुम लोग एक चीज़ नोट करना, व्हाट इज़ इट? लुक एट माई हैंड, देयर इज़ अ कैमरा, राइट। दिस इज़ सोनी A7S3, एक कैमरा है, स्टैंडर्ड कैमरा। अभी जो मेरे पास पीछे कैमरा पड़ा हुआ है वो भी सोनी A7S3 है, जिस पे एडिटिंग मास्टर क्लास की सारी क्लासेस शूट होती हैं। ये जो कैमरा है ये नहीं है वो, दिस इज़ एन आईफोन, ये मैं बात करूँ पिछले कैमरा की। ओके, ठीक है, ऑलराइट, सही है। अब क्या होता है इस लड़के के साथ, मैं जाता हूँ चाइना टाउन के अंदर और मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने कैमरा अपना उठाया है। होता क्या है कि मैं उस फुटेज को कैप्चर करता हूँ, लेकिन ये 2025 के अंदर आपको एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगती है ये सुनना कि मैंने एक फुटेज कैप्चर की, मैं थाईलैंड में था, मैंने एक तस्वीर बनाई, मैंने कार्ड में वो तस्वीर डाली, वो कार्ड मैंने ला के लैपटॉप में डाल दिया। बट देयर इज़ अ लॉट दैट हैपन्स व्हाइल यू आर डूइंग दिस एग्जैक्ट थिंग विच इज़ कैप्चरिंग योर फुटेज। एंड व्हाट इज़ दैट? चलो उस पर बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास अब ये जो सैफ लड़का है, इसने चाइना टाउन के अंदर एक बहुत इसको अच्छा सा फुटेज नज़र आई है, दो बिल्डिंग्स के बीच में एक बड़े मज़े का पूल सा बना हुआ था और उस पूल से आपको सनसेट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तुम लोग को ये ऊपर सनसेट नज़र आ रहा होगा, पूल के साथ है वहाँ पे। ओके, मैंने अपना कैमरा निकाला, मैंने उस फुटेज को कैप्चर करना शुरू किया। अब ये जो फुटेज कैप्चर हुई है इसके साथ कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी जीरोज एंड वंस के अंदर, ठीक है। ये फुटेज डायरेक्टली मेरे कार्ड में वैसे ही स्टोर नहीं हुई हुई, ये फुटेज मेरे पास कैमरा के अंदर आई है और कैमरा ने उसको जीरोज एंड वंस के अंदर रखा है, ये कोड लैंग्वेज में बनाया है। ओके, और ये कोड लैंग्वेज क्यों बनाई है मैं तुम्हें अभी एक स्लाइड बाद इसको आगे जाके समझाता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को कहते हैं एनकोडिंग। सही है, ये फिर से देखो एक बार, तस्वीर थी आगे, एक पूरे का पूरा फ्रेम है, कैमरा ने उस फुटेज को कैप्चर किया है, लेकिन वो फुटेज कन्वर्ट हुई है कोड के अंदर, क्योंकि कैमरा उसको वैसे स्टोर नहीं कर सकता। बैक इन द डे तुम्हारे पास क्या होता था, जो कैमरा होता था उसके पीछे एक रील लगी होती थी पूरी की पूरी, राइट। सो कैमरा ने डायरेक्ट फुटेज कैप्चर की और वो सीधा की सीधा उस पेपर के ऊपर आके लग गई। ये प्रॉबली अगर तुम 2000s के अंदर थे तो तब भी यही होता था, जब तक हमारे पास वो रील वाले कैमरास थे। फिर वक्त चेंज हो गया, डिजिटल कैमराज आ गए। सो इस वक्त ये वंस एंड जीरोस के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं इस चीज़ को। सही है, आगे क्या होता है इस चीज़ को वंस एंड जीरोस के बाद कैलकुलेट करते हुए, ये जो वंस एंड जीरोस कैलकुलेशन हुई है इसको हम कहते हैं एनकोडिंग। लिखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर फुटेज टू वंस एंड जीरोस इज कॉल्ड एनकोडिंग। ये वंस एंड जीरोस हमारी सारी
थ्योरी जितनी भी है इंटरनेट के ऊपर बेस्ड इसी पे करती है. हमारे कंप्यूटर्स में वंस एंड जीरोस चल रहे होते हैं, राइट. इज द बेस ऑफ द होल कोड जो हम लोगों के पास लिखा हुआ है. सो एनकोडिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका कैमरा फुटेज जो कैप्चर हुई होती है उसको वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करता है. अगली बात क्या होती है आगे देखो. अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा दूसरी कहानी विच इज स्टोरी टाइम पार्ट 2. हाउ डज अ कंप्यूटर इंटरप्रेट कैप्चर्ड फुटेज. जो हमारे पास फुटेज कैप्चर हुई हुई है, कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट कैसे करता है. ये तुम लोगों को लड़का नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है. हुआ क्या है, ये लड़का थाईलैंड से वापस आया है, बड़े मज़े की ट्रेनिंग की, बहुत मज़ा आया, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट. इसके पास पड़ा हुआ था एक कार्ड, और वो कार्ड कैसा था, वो कुछ ऐसा था. दिस इज़ अ CF एक्सप्रेस कार्ड, ओके. अगर मैं जूम कर पाऊँ दिस, सो दिस वॉज अ कार्ड, राइट. ये कार्ड मैंने अपने कैमरा से निकाला और इस कार्ड के अंदर इस वक्त 0 एंड 1s के अंदर फुटेज कैप्चर हुई हुई है, राइट. इसमें फुटेज डायरेक्ट स्टोर नहीं है, 0s एंड 1s के अंदर स्टोर है. इस लड़के ने क्या किया, अपने लैपटॉप के अंदर इस चीज़ को लगाया, इस कार्ड को, जिस तरह तुम लोग को नज़र आ रहा है इस वक्त. और मैं इस फुटेज को अब ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ अपने पास, अपने लैपटॉप के अंदर. तो क्या होता है कि जो 0s एंड 1s के अंदर इंफॉर्मेशन है जो इसमें पड़ी हुई है, वो हमारा लैपटॉप वापस कन्वर्ट करता है फुटेज के अंदर, डिस्प्ले फुटेज के अंदर, जो कि मैं देख सकता हूँ, राइट. यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ रही होगी. ये 0s एंड 1s दोबारा से लैपटॉप ने जोड़ा है. वो जो पूरे का पूरा पड़ा हुआ था ना, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है. जिस तरह तुम देखो ऊपर 0110 लिखा हुआ है, तो अगर ये 0110 की जगह 0100 लिखा होता तो वो इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता, राइट. सो उसने एक स्पेसिफिक तरीके से, जिस तरह पैकेज हुआ था 011, उसने उसको इंटरप्रेट किया. और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीकोडिंग. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फुटेज, ये लिखो, डिकोडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फुटेज बैक फ्रॉम 1s एंड 0s टू डिस्प्ले फुटेज. डिस्प्ले फुटेज क्या है, जो तुम लैपटॉप के ऊपर इस वक्त फुटेज देख रहे हो, दिस इज डिस्प्ले फुटेज, ठीक है. सो मेरे लैपटॉप ने कार्ड के अंदर 01 जो पड़े हुए थे उसको वापस कन्वर्ट किया, जोड़ा उनको एक साथ, और उसको बना दिया स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने वाली फुटेज में, ठीक है. यहाँ तक तो सैफ मुझे समझ आ गई. पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, एनकोडिंग हो रही है, फुटेज जो कैप्चर हो रही है 0s एंड 1s में आ रही है. दूसरा प्रोसेस क्या है, वो लैपटॉप में दोबारा आती है और डी कोड होती है. जो कोड उसने कैमरा ने बना के दिया था उसको दोबारा से डी कोड करता है हमारा लैपटॉप, ठीक है. यहाँ तक समझ आ गई है. ओके सैफ, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, व्हाट इज अ कोडेक नाउ. अब तुम लोग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोडेक है क्या. द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग यील्ड्स अस अ कोडेक, ठीक है. कोडेक क्या होता है, ये कोडेक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. H.264, H.265, ProRes, DNX HR, ये जितने तुम लोगों ने नाम सुने में, दीज आर ऑल कोडेक्स, राइट. कोडेक इज एसेंशियली व्हाट, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग यील्ड्स अस अ कोडेक. इसकी एग्जांपल क्या है, नीचे चेक करो. एनकोडिंग और डिकोडिंग में से ना, जो एनकोडिंग का CO है उसको उठा के जोड़ा गया था, CO जो कोडेक के ऊपर उसके साथ, और डिकोडिंग का DEC जो है उसको लगाया गया था उस जुमले के अंदर. तो ये जो कोडेक है ना, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड जो कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में से निकले हैं. सो कोडेक वो प्रोसेस होता है, ठीक है. नाउ देयर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अबाउट कोडेक्स एंड वी आर गोना जस्ट टॉक अबाउट इट. थोड़ा सा मेरे साथ होल्ड रखना. अभी तक हम लोगों ने क्या किया है थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन तुम लोगों को समझना होगा. तुम लोग जब भी रेंडर करते हो कोई चीज़, H.264, तुम लोगों को पता है, राइट. तुम लोग साथ में लगाते हो MP4, .mov फाइल, वो सारा कुछ होता है. आज हम उसको समझ रहे हैं. तुम लोगों ने पहले समझ लिया कि कोड में कन्वर्ट हुई फुटेज, फिर तुम लोगों ने समझ लिया लैपटॉप ने उसको डिकोड किया. इस सारे प्रोसेस को एनकोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, जो कि मिल के बनाता है हमारे पास एक कोडेक. ओके सैफ, यहाँ तक समझ आ गई. आगे क्या होता है, अब हम जो जाने वाले हैं इंटरेस्टिंग टेरिटरी के अंदर. सो कोडेक इंपॉर्टेंट क्यों है. कोडेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चीज़ों की वजह से. सबसे पहली होती है ट्रांसलेशन. ओके, सो ये जो कोड मैंने तुम लोग को अभी बताया था ना, कैमरा ने कोड कैप्चर किया है और वो जो कोड है वो इंटरप्रेट किया लैपटॉप ने. अगर हमारे पास हर एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड कोडेक नहीं होगा, अगर हमारे पास H.264 स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, अगर हम लोगों ने ProRes को डिफाइन नहीं किया हुआ कि कोड कैसे जुड़ेगा और कैसे टूटेगा जिससे वो H.264 बनता है, तो ट्रांसलेशन कैसे होगी दो मशीन्स के बीच में. मतलब जो फुटेज तुमने कैमरा में कैप्चर की है, तुम्हारे लैपटॉप को कैसे पता होगा कि वो H.264 है. क्योंकि मेरा कैमरा तो 10 तरह के कोडेक्स शूट करता है. मेरा कैमरा तो ProRes भी शूट करता है, अगर मैं उसके साथ निंजा अटैच कर दूं तो फिर मेरे लैपटॉप को कैसे पता होगा, राइट. सो ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. अगली चीज़ समझो. तनवीर भाई आप सो रहे हैं, सोना नहीं है. होल्ड इधर मेरी तरफ देखो, गुड. ओके, आगे क्या होता है. सेकेंड चीज़ होती है स्टोरेज.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हर कोडेक तुम्हारा एक स्पेसिफिक स्टोरेज आइडेंटिफाई करेगा। तुम जिस तरह का कोडेक यूज़ करोगे तुम्हारा उतना स्टोरेज लगेगा उस पर। क्यों? क्योंकि कोड को डिसाइफर इस तरह किया जाएगा। इस पर मैं थोड़ी सी देर में आके लंबी बात करता हूँ। अभी हम अगली चीज़ पे चलते हैं, दैट इज़ प्लेबैक। तुम्हारा जो कोडेक है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए समझना क्योंकि उससे तुम्हारा प्लेबैक जुड़ा होता है। और तुम्हारा प्लेबैक किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? तुम्हारी एडिटिंग के साथ। तुम्हारा प्लेबैक तुम्हारे सारे के सारे प्रॉक्सीज के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर किस तरह प्लेबैक चलता है, हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। सो कोडेक को समझ के तुम्हारे प्लेबैक की लाइफ हलवा, तुम्हारा स्टोरेज हलवा, तुम्हारी ट्रांसलेशन हलवा, ये तीनों चीज़ें तुम्हारी लाइफ की आसान हो जाएंगी। सो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई कोडेक्स आर सो इंपॉर्टेंट और मैं क्यों इतना ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ओके ठीक है सैफ, आगे चलते हैं। अगली चीज़, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मैं यहाँ ना थोड़ा सा पीछे हो गया, तुम लोगों को एक सिप लेता हूँ कॉफ़ी का और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ओके सो एग्जाम्पल किस तरह की है? कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि तुम लोगों ने क्लाइंट को या खुद भी कोई वीडियो प्ले की हो अपने लैपटॉप के ऊपर और वो प्ले नहीं हो रही, लेकिन अचानक से तुमने उसको VLC जो हमारे पास मीडिया प्लेयर है, तुमने उस पर प्ले किया अचानक से और वो वीडियो प्ले होने लग गई है। हैज़ इट एवर हैपन टू यू? अगर ये हुआ है तो हैंड रेज करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के साथ ये हुआ है एक्चुअल में। कि ओके अ लॉट ऑफ पीपल। ओके ठीक है, सही है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये हो क्या रहा है? सो हमारे पास ना जो नॉर्मल फुटेज है, लेट्स से मैंने 10 बिट के अंदर फुटेज शूट की हुई है या मैंने उस फुटेज को शूट किया हुआ है स्पेसिफिकली किसी और स्पेसिफिक कोडेक में, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज वो जो कोडेक है वो मेरा जो आर्म प्लेयर है उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। लेकिन दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हमारे पास VLC है वहाँ पे वो फुटेज चल जाती है। वाई? बिकॉज सम फुटेजेस जो VSL पे चलती हैं वो इस वजह से चलती हैं क्योंकि हमारे VSL बार बोल रहा हूँ, VLC जो हमारे पास VLC प्लेयर है उस पर मोर कोडेक्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल। लेट्स से हम लोगों ने DNX HR के अंदर फुटेज भेजी है। दिस इज अ कोडेक बाय द वे, अभी समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्या चीज़ है, मैं थोड़ी सी देर में आगे जाके बताता हूँ, सही है? बट लेट्स से DNX HR में हम लोगों ने फुटेज भेजी है, वो हमारे पास हमारा नॉर्मल प्लेयर नहीं चला रहा क्योंकि हमारे नॉर्मल प्लेयर के पास वो कोडेक अवेलेबल ही नहीं है चलाने के लिए, लेकिन VLC के पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि VLC मीडिया प्लेयर के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने रखी हुई है कोडेक्स की। सो कोडेक इसलिए कई बार तुम लोग को आज शायद समझ आ रही होगी कि कोर क्या है इस चीज़ का, क्यों तुम्हारे पास कोई किसी प्लेयर में चीज़ चलती है कहीं क्यों नहीं चलती, राइट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डिकोडिंग। VLC उसको डिकोड कर सकता है। ओके ठीक है, तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है, विच इज़ वेरी गुड, आई एम हैप्पी। अब आगे मूव करते हैं। हमारे पास ना कोडेक्स के अंदर भी दो तरह की डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो तुम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है अगर तुम लोग अगर कोर समझना चाहते हो, अगर मक्खन नहीं लगाना ऊपर से, ठीक है? पहली चीज़ है लॉसलेस और दूसरा होता है लॉसी कोडेक्स। सो हमारे पास कुछ कोडेक्स होते हैं जो लॉसी होते हैं और कुछ होते हैं जो कि लॉसलेस होते हैं। अब इन दोनों का हमें फ़ायदा है, ठीक है? लॉसी का क्या है फ़ायदा? लॉसी हम लोग यूज़ करते हैं यूजुअली प्लेबैक के लिए। सो तुम लोगों को मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हैव अ लुक एट इट। तो तुम्हारे पास H.264 है या H.265 है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, .265 लिखना चाहिए था मुझे। H.264 या 265 जो होता है इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तुम यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डालते हो वो इनकी डालते हो तुम लोग, सही है? 2 GB 2.5 GB का साइज़ होगा। सो ये किसके लिए होती हैं? डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है, प्ले करना आसान है, यूट्यूब के ऊपर प्ले हो रही है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? ये बैड फॉर एडिटिंग है। वाई? क्योंकि इस पे लग रहा है कंप्रेशन, जिसकी मैं तुम लोग को थोड़ी सी देर में जाके बात करने लगा हूँ। अगला हमारे पास किस तरह के कोडेक्स होते हैं जो कि होते हैं ProRes या DNX HR। ये ऑलमोस्ट लॉसलेस होते हैं लेकिन ये बिल्कुल 100% लॉसलेस नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डाटा लूज हो रहा होता है, ठीक है, एनकोडिंग के टाइम पे। इनकी एग्जांपल क्या है? इनके इनके स्पेशलिटी क्या होती है? सबसे पहले इनका फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। सो लेट्स से अगर तुम्हारा H.264 2 GB का है तो वहाँ पे ProRes शायद 10 या 12 GB का होगा साइज। अगेन मैंने इसकी पूरी की पूरी तुम लोग को आखिर में एक बहुत अच्छा मैं तुम लोगों को गिफ्ट दूंगा, उसमें ये सारी डिटेल भी मैंने एक बताई होगी साइजेस के बारे में। खैर ये हाई क्वालिटी होते हैं और ये ग्रेट फॉर एडिटिंग होते हैं। ये जो होते हैं ना ProRes या DNX HR, मतलब ये जो लॉसलेस होते हैं, इनको यूजुअली तुम यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी प्रॉक्सीज बनानी है और मोर इंपॉर्टेंटली मैंने किसी और एडिटर को चीज़ भेजनी है। मैंने एक पूरी शॉर्ट फिल्म एडिट की है लेकिन मैंने कलर ग्रेड के लिए किसी और को भेजनी है, मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा। ओके सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इनके पास हमारे पास साइज़ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, राइट? अगला हमारे पास आता है रॉ कोडेक्स। ये यूजुअली होते हैं जिनका एक्सट्रीम फाइल साइज होता है। इसको तुम यूज़ करते हो इंडी फिल्म मेकिंग में या एक्चुअल फिल्म मेकिंग के अंदर। ये ऑलमोस्ट लॉसलेस होते हैं और ये
एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर तुम लोग इस पर एडिट करना चाह रहे हो, वरना तुम प्रोरेस के साथ भी रहो तो मोर देन इनफ, बट इफ़ यू वांट टू देन दीज आर रियली गुड ऑप्शन in terms of editing as well. So yeah, these are some of the options that we have. बस तुम लोग को भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे कोडेक्स लॉसलेस होते हैं और लॉसी होते हैं. अब इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है या हमने क्या चीज़ को चूज़ करना है उस पर हम बात करते हैं. उससे पहले मैं तुम लोगों से जानना चाहूँगा जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन जो मैं कम्युनिटी से पूछना चाहूँगा सो दैट आई नो कितनों को आइडिया है. तुम में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि जब तुम प्रॉक्सी बनाते हो, कोई भी अपनी प्रॉक्सी बनाते हो जिस पे काम करोगे, तुम्हारा कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है, तो तुम कौन से कोडेक के अंदर प्रॉक्सी बनाओगे अपनी? एनीबडी हु कैन रेज हैंड एंड टेल मी. ओके, हमारे पास पार्थिव ने हैंड रेज किया हुआ है. यस पार्थिव. I would do H.264 or the second DNX HR. ओके, वाई H.264? H.264 because file size normally छोटा रहता है. ठीक है. And मैं जब खुद एडिटिंग करता हूँ तो XP में H.264 में ज़्यादातर मेरा पास एडिट मतलब वीडियोज आते हैं फाइल्स. ओके ओके, सो यू कैन नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ वन थिंग कि आपके कोडेक्स के बीच में ट्रांसलेशन हो सकती है. ठीक है. सो अगर आपने लेट्स से H.264 में आपके पास आया है तो आप उसको प्रोरेस में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी प्रॉक्सीज के लिए, एडिटिंग के लिए, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. H.264 इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्रेस्ड वन, जिस पे मैं अभी 1 मिनट मैं काम करता हूँ. मैं तुम लोगों को पहले ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है. बड़े मज़े की चीज़ है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, दिस इज़ द पार्ट दैट एक्चुअली तुम लोग जो हैंड ब्रेक के अंदर देखते हो, हैंड ब्रेक के अंदर भी यही वाला प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है जो मैं अभी तुम लोग को बताऊंगा. ठीक है. कंप्रेशन का देखना, हमारे पास 2 तरह के कंप्रेशंस होते हैं. सही है. पहला होता है हमारे पास इंट्रा फ्रेम और दूसरा होता है हमारे पास इंटर फ्रेम कंप्रेशन. मेरी तरफ देखो, इस चीज़ को ना ऐसे करो, एक साइड पे पेपर बना दो. ठीक है. एक तरफ लिखो इंट्रा फ्रेम, एक तरफ लिखो इंटर फ्रेम. ये तुम लोग लिखना शुरू करो, बहुत इंटरेस्टिंग है. हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग. मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट. नंबर 1, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल. अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना. देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल. मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions, you can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desi. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. अच्छा, ये इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन और इंटर फ्रेम कंप्रेशन के बीच में फ़र्क क्या है? What is the difference? ये जो हमारे पास इंट्रा फ्रेम है ना, ये पूरे का पूरा जो आपका फ्रेम है, सो आपकी जो वीडियो होती है वो एक एक फ्रेम को जोड़ के वीडियो बनती है. राइट. लेट्स से आपने 30 फ्रेम्स पे शूट की हुई है वीडियो, तो इसका मतलब है आपके पास 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स थी जिनको जोड़ के हमने एक फ्रेम में कन्वर्ट किया है. राइट. सॉरी, 1 सेकंड में कन्वर्ट किया. अब ये जो इंट्रा फ्रेम है ना, ये क्या करता है, वो जो एक एक फ्रेम नहीं है इंडिविजुअल, ये उस एक एक फ्रेम को कंप्रेस करता है. ओके. इंटर फ्रेम क्या है? जो हमारे पास इंटर फ्रेम है ना, वो पूरे के पूरे फ्रेम को कंप्रेस नहीं करता, वो सिर्फ फ्रेम डिफरेंस को कंप्रेस करता है. तुम लोग कह रहे होगे यार सैफ ये क्या बात कर रहा है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही. ये डिफरेंस को करता है, ये पूरे फ्रेम को करता है, इसका क्या मतलब है? इसलिए मैंने तुम लोग के लिए ना एक विजुअल एग्जांपल रखी हुई है. अभी के लिए बस तुम लोग सिर्फ लिख लो कि हमारे पास 2 तरह के कंप्रेशंस लगते हैं. एक होता है इंट्रा फ्रेम और एक होता है इंटर फ्रेम. और ये तुम्हारी फुटेज के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करता है, जो तुम्हारे पिक्सल्स आते हैं, ये वो, उस पर हम बात करते हैं. ओके. ऑलराइट, मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दी हुई है स्क्रीन के ऊपर. सही है. अब इस एग्जांपल को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है. सो हमारे पास जो ऊपर वाला तुम लोग को फ्रेम नज़र आ रहा है ना, वो है इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन. सही है. सो अब देखो हो क्या रहा है. हमारे पास एक छोटा सा इंसान खड़ा हुआ है. सही है. और ये इंसान सिर्फ अपना हैंड मूव कर रहा है. राइट. पूरी बॉडी स्टिल है, सिर्फ हैंड मूव हो रहा है. ऑलराइट. यहाँ तक समझ आ रही होगी. जो इंट्रा फ्रेम है ना, वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे फ्रेम को कंप्रेस कर रहा है. मतलब वो सिर्फ बाजू को कंप्रेस नहीं कर रहा, पूरे के पूरे फ्रेम को एक एक
पिक्चर कंसिडर करता है और उसको कंप्रेशन लगाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, एवरी फ्रेम इज इनकोडेड इंडिविजुअली। इंटरफ्रेम क्या कर रहा है ज़रा देखो, इंटरफ्रेम सिर्फ तुम्हारा जो डिफरेंस है ना उसको एनकोड कर रहा है। हैव अ लुक एट इट, जो वहाँ पे बाजू मूव हो रहा है वो सिर्फ बाजू को कर रहा है, जो बॉडी पूरी की पूरी स्टिल है ना वो उसको नहीं छेड़ रहा। सो ये काम करता है, इट कंसिडर्स इट एज अ की फ्रेम, ओके। सो जो हमारे पास इंटरफ्रेम है वो सिर्फ मूवमेंट को एज अ की फ्रेम कंसिडर करता है और सिर्फ वो उस पर कंप्रेशन लगा रहा है इस वक्त, ओके, रादर देन एडिंग कंप्रेशन ऑन द होल पिक्चर, और बाकी जो पिक्चर है उसको एज अ स्टिल कंसिडर करता है, ओके। यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गई हो। तुम लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। तुम लोगों ने हैंड ब्रेक, तुम लोगों को याद होगा मैंने हैंड ब्रेक के कंप्रेशन की तुम लोगों को एक पूरी क्लास में बताई थी कि हैंड ब्रेक पे कंप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, राइट। वो जो हैंड ब्रेक का कंप्रेशन होता है ना उसका बेस कोड होता है FFmpeg। अब ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इस पर टेंशन लेने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये बस एक टर्म होती है, ये हम कलाकार में यूज़ करते हैं, इस तरह से मुझे पता है। सो जो FFmpeg है ना वो इंटरफ्रेम कंप्रेशन लगा रहा होता है हमारे पास हैंड ब्रेक के अंदर। अब ये क्या चीज़ है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ मैंने हैंड ब्रेक का नाम भी लिया है। बस समझो कि इंट्राफ्रेम कंप्रेशन और इंटरफ्रेम में क्या फ़र्क है, ओके, सही है। अब हमारे पास सबसे पॉपुलर इंट्रा फ्रेम कोडेक्स कौन से होते हैं। अब तुम लोगों ने एक चीज़ समझ ली होगी यहाँ पे कि जो हमारे पास इंट्रा फ्रेम है, क्योंकि वो पूरे का पूरा फ्रेम ले रहा है और उसके ऊपर कंप्रेशन लगा रहा है, इसका साइज़ बड़ा होगा। जो हमारे पास इंटर फ्रेम कंप्रेशन है उसका साइज़ हमेशा छोटा होगा, क्योंकि वो सिर्फ मूवमेंट वाले एरिया पे इनकोडिंग कर रहा है। यहाँ तक तुम समझ गए हो कि इसका साइज़ बड़ा क्यों है, क्योंकि ये पूरी पिक्चर को ले रहा है एज अ फ्रेम, ओके, ठीक है। तो हमारे पास सबसे मोस्ट पॉपुलर इंट्रा फ्रेम कोडेक्स कौन से हैं सैफ? फिर वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आता है हमारे पास MJPEG, लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये तुम लोगों को काम आएंगी। सो हमारे पास मोशन JPEG जो होता है ना वो ईच फ्रेम को एज एन इंडिविजुअल JPEG स्टोर करता है, सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास DSLR के टाइम की चीज़ें होती थी, ये अभी भी नहीं होता बाय द वे, इसको अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ये DSLRs में ज़्यादा यूज़ होता था या उस तरह। तो होता यह था कि ये एक पिक्चर को स्टोर करता था JPEG फाइल की तरह हर फ्रेम को, और इसका साइज़ बहुत बड़ा बन जाता था उसकी वजह से, लेकिन इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा आप एब्जॉर्ब होती थी। ये मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तुम लोग के एडिटिंग वर्कफ्लो में ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे एडिटिंग वर्कफ्लो में अगले जो मैं बताने लगा हूँ ना इंट्रा फ्रेम, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दोज। नंबर सेकंड इज प्रोरेस। सो प्रोरेस एक ऐसा कोडेक है जो एप्पल ने बनाया था अपने लिए। इनका मेजर गोल इसी वजह से, जो प्रोरेस होता है उसकी कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी तब होती है जब तुम मैकबुक यूज़ करते हो। कभी तुम लोगों ने मैकबुक बाई की है, या तुम लोगों ने अगर मैकबुक का वैसे ऐड देखा हो कोई, या तुम लोगों ने हमारे पास मैक मिनी का ऐड देखा हो या मैक स्टूडियो का ऐड देखा हो, तो वो हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने मल्टीपल प्रोरेस इंजन्स अंदर दिए हुए हैं, कंप्रेशन। हम वो क्या होता है, वो जो मल्टीपल प्रोरेस की प्रोसेसर्स की बात कर रहे होते हैं वो यही होता है, क्योंकि प्रोरेस एप्पल ने डिफाइन किया था, ओके, दे मेड इट। ये नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब ख़ास तौर पे तुम लोगों ने अगर अपनी प्रॉक्सीज बना के उनके ऊपर काम करना है, ठीक है। अगेन इसकी एक चीज़ है कि ये लिमिटेड होता है, विंडोज़ पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, लेकिन ये लिमिटेड है। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको विंडोज़ पे उतने कंपैटिबल नहीं होते। और एक मज़े की चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है प्रोरेस के बारे में, वो है वैरिड फाइल साइज़। ये वैरिड फाइल साइज़ क्या है? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, मुझे तुम लोगों को चीज़ समझानी होगी। तो तुम लोगों के पास ना H.264 हो गया, H.265 हो गया, इनमें भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आई फ्रेम उसको कहते हैं, मैं उस पर थोड़ी सी देर में जाके बात करूँगा। लेकिन होता ये है कि जो तुम्हारे पास एप्पल प्रोरेस है ना, उसके अंदर तुम्हारे पास LTE, HQ, 444, 422, ये सारी की सारी टर्म्स आती हैं, और हर टर्म तुम्हें काफ़ी सारी पावर देती है। जिस तरह के जैसे ही तुम 14 बिट या 16 बिट फुटेज पे काम करना चाहते हो ना, तुम डायरेक्ट 444 पे चले जाते हो, राइट। लेकिन अगर तुमने 10 बिट पे काम करना है तो तुम 422 पे रहते हो। अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी आगे बताऊँगा, तुम वो लिख सकते हो अपने पास। द होल पॉइंट इज़ कि जो एप्पल प्रोरेस का हमारे पास कोडेक है विच इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैरायटीज़ हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, हमें जो अपने वर्कफ्लो के लिए चाहिए हम उस चीज़ को यूज़ करें। कैसी है वैरायटी वो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो हमारे पास प्रोरेस की जो सेगमेंटेशन है, ये मैंने सेगमेंटेशन की है बाय द वे 1920x1080 एट 30 फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने 4K पे नहीं की हुई इस वक्त। अगर तुम लोग देखो तो प्रोरेस पे हमारे पास सबसे छोटी जो होती है वो होती है प्रोरेस 422 प्रॉक्सी। इसका साइज़ अराउंड होता है 337 MB पर मिनट। लिखना चाहते हो लिख लो, क्योंकि
हाँ लिख लो, अच्छा है पता नहीं कब तुम दोबारा मीटिंग देखनी पड़े। अच्छा, जो ProRes 422 LT होती है ना, वो होती है थोड़ा लाइट वर्जन। उसका साइज़ होता है हमारे पास 765 MB, ठीक है। ProRes 422 का होता है 1100 MB। ये हमारे पास मिडल मैन आ जाता है। समझ लो 422 ऐसी है जो कि एवरेज तुम यूज़ करोगे अगर तुम्हें स्पेस का इतना प्रॉब्लम नहीं है। स्पेस का प्रॉब्लम है फिर तुम LT पे जाओगे, वरना तुम 422 यूज़ करोगे। अगर अब तुम थोड़ा सा आ रहे हो ज़्यादा अच्छे स्पेस के अंदर, तुम्हें ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली साइट पे जाना है, तो तुम यूज़ करते हो ProRes 422 HQ, जो कि 1650 MB पर मिनट है। ये बहुत ज़्यादा है, और ये क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। खैर, उसके बाद हम आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी में। तुम लोगों को बोला था ना कि हम लोग को हर कैटेगरी के साथ एक सुपर पावर अनलॉक होती है जो ProRes अनलॉक करता है। जैसे ही तुम ProRes 4444 में जाते हो, हम लोग को अल्फ़ा चैनल का ऑप्शन मिल जाता है। 25 MB पर मिनट, येस फाइल साइज़ बड़ा है, लेकिन हमें अल्फ़ा का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और HQ के अंदर भी हमें यही होता है। सो हमें 12 बिट और 16 बिट का तो ऑप्शन मिल ही रहा है, साथ में हमें अल्फ़ा चैनल में रेंडर करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बाकी सारे ProRes के अंदर नहीं मिल रहा। अब ProRes को एक चीज़ तुम लोग को समझने की ज़रूरत है। शायद इस वक्त तुम लोग उस फेज़ में नहीं हो जिसमें तुम लोग कलरिस्ट के साथ काम कर रहे हो इंडिविजुअली, राइट। लेकिन कल को जब तुम किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जाके काम करते हो, या तुम किसी फिल्म पे काम करते हो किसी फिल्म मेकर के साथ, तो तुम लोग के वर्क फ्लो के अंदर तुम बहुत सारा काम मूव कर रहे होगे कलरिस्ट, VFX आर्टिस्ट और इन सारों के बीच में, राइट। सो ये वो स्टेज होगी ना जहाँ पे तुम लोगों को समझ आएगी कि ये कोडेक्स को समझना कितना ज़रूरी था। क्योंकि अगर तुमने सिर्फ अल्फ़ा लेयर्स को शेयर करना है VFX आर्टिस्ट के साथ, तो तुम लोग 444 पे जाओगे, राइट। लेकिन अगर तुमने उसकी जगह सेम विद बाय द वे बिट रेट एज वेल, अगर तुमने 12 बिट की फुटेज को शेयर करना है तो तुम ये वाला सेम प्रोसेस यूज़ करोगे। सो यू व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दैट यू विल नीड इट अ लॉट, स्पेसिफिकली जब तुम प्रोफेशनल वर्क फ्लोज में जाओगे। तो ProRes को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एप्पल की मशीन्स को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ कोडेक जिसको समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस स्पेसिफिक कोडेक के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे, तो रेज करो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को इस चीज़ का पता हो। बाय द वे, प्रॉक्सीज़ के लिए भी तुम इसी को यूज़ करोगे। सो तुम्हारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, तुम इसी को यूज़ करोगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कोडेक है इस वक्त हम जितने कोडेक्स पे बात करेंगे उसके मुकाबले में। एक और भी है जो इससे भी ज़्यादा मजे का है, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट देन। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि होगा हमारा 3rd नंबर पे कोडेक। क्या मतलब इस वक्त हम एंट्रा पे हैं, ठीक है। ये भूलना नहीं जो मैंने बात बताई, क्योंकि मैं स्पीड से आ रहा हूँ, ये ना हो तुम लोग भूल जाओ। हम लोग इस वक्त इंट्रा कंप्रेशन पे हैं। इंट्रा कंप्रेशन का तीसरा सबसे पॉपुलर जो हमारे पास कोडेक है, दैट इज़ DNX HD। नाउ दिस इज समथिंग जिसका शायद तुम लोगों ने इतना नाम ना सुना हो। काफ़ी सारे लोगों ने ProRes का नाम सुना होता है, DNX HD का नहीं सुना होता। सो कितनों को पता है एविड कंपनी के बारे में? एविड कंपनी का जिनको पता है ज़रा हैंड रेज करना। एविड का MD शोएब साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है। व्हाट इज एविड? एविड ज़्यादातर प्रोफेशनली इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि ये वहाँ पर वर्क फ्लो में बहुत सिंप्लिसिटी ओल्ड ट्रेडिशनल में वही यूज़ होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच MD साहब, गुड आंसर। अच्छा, सो ये जो हमारे पास एविड कंपनी है ना जिसने ये DNX HD बनाया है, एविड कंपनी इज़ ऑल्सो द सेम कंपनी जो कि सिर्फ एविड मीडिया कंपोजर नहीं बनाती, ये इनका बहुत बड़ा स्वीट है, जिनमें से एविड मीडिया कंपोजर एक सॉफ्टवेयर है। एविड मीडिया कंपोजर का तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉलीवुड के एडिटर्स से नाम सुना होगा, क्योंकि हॉलीवुड के अंदर मेनली जो एडिटिंग होती है वो ज़्यादातर एविड के ऊपर ही की जाती है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली स्टेबल। अब डाविंची के ऊपर मूव करना शुरू हो गए हैं, बट एविड जो है वो बहुत पहले से है, मतलब जब से सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए थे, राइट। सो ये एविड कंपनी ने ये वाला कोडेक इंट्रोड्यूस किया था, विच वन कैन से कि शायद उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी के लिए भी किया हो, बट इट इज़ देयर। अच्छा, इसका नाम जो है ना, उसकी एब्रीविएशन क्या है? डिजिटल नॉन लीनियर एक्सटेंसिबल हाई डेफिनेशन। सो ये जो DNX HD है, इसकी ये वो पूरी की पूरी एब्रीविएशन है। ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा एडिटिंग के अंदर, सही है। चाहे तुम एप्पल यूज़र हो या तुम विंडोज़ यूज़र हो, तुम DNX HD को यूज़ करोगे ही करोगे, ख़ासतौर पे प्रोफेशनल वर्कफ्लोज में जाने के लिए, इवन प्रॉक्सीज बनाने के लिए भी, ठीक है। इसका एक और वर्जन भी होता है जिसका तुम बहुत नाम सुनोगे, मैं आगे जाके थोड़ी सी बात भी करूँगा उसके बारे में, एंड दैट इज़ DNX HR। ये ना समझ लो DNX HD ही है,
लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये अब 4K में काम कर सकता है। अगर तुम्हें DNX HD का हायर रेजोल्यूशन वर्जन चाहिए तो तुम DNX HR के साथ जाओगे। मज़े की बात तुम लोगों को बताता हूँ, समझ लो कि ये ProRes का कंपेटिटर बन के आया था। तुम लोग इसको ऐसे समझ लो, क्यों? क्योंकि इसमें भी तुम्हें वही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जिस तरह ProRes में हम लोग हायर टर्म्स के साथ जा रहे थे तो पावर अनलॉक हो रही थी ना, सेम इसमें यही होता है। तुम जैसे जैसे DNX HD और HR के हायर टर्म्स में जाते हो तुम सुपर पावर अनलॉक कर रहे होते हो अपनी। सो दिस इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर कोडेक इन इंट्रा कंप्रेशन वाला हमारा जो सेक्शन है, इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन वहाँ पे। ओके ठीक है, एक काम करो, 2 मिनट का सांस लो, क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तुम लोग को थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है। मैं हल्का सा छोटा सा रिकैप करूँगा और फिर हम इंटर फ्रेम जो है ना उसके कंप्रेशन के अंदर जाएंगे और हम स्टडी करेंगे वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की टॉपिक होने वाला है वो वाला। ओके पिछली मीटिंग में हमने योगा किया था ना, चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा योगा करते हैं बिफोर मूविंग टू आधी मीटिंग। आधी तो नहीं हुई अभी, 40% हो गई है। ठीक है, तो चलो साथ करते हैं। मैं इनटेक करूँगा, तुम लोगों ने साथ इनटेक करना है, फिर एक्सेल करना है। ठीक है, ओके मैं बोल बोल के ना बहुत ज़्यादा डिटेल दे दी थी, तो मुझे भी थोड़ा सा वो चाहिए था। रिलैक्सेस योर ब्रेन अलॉट दिस स्टफ। ओके ठीक है, तुम लोगों को समझ आ गई है यहाँ पे DNX HR HD। अब छोटा सा रिकैप मैं करता हूँ बिफोर वी जंप अगेन टू एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, ओके थोड़ा सा जो हमारा रिकैप है उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं छोटा सा पीछे जाऊँगा, हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम जाएंगे और जल्दी जल्दी से हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे। सही है, हम लोगों ने क्या बात की है अभी तक? हम लोगों ने समझा है कि जो कैमरा होता है हमारे पास, जब वो कैप्चर करता है फुटेज को तो उसको इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, उसने कैप्चर की फुटेज कोड में कन्वर्ट किया, उसको इनकोडिंग कहते हैं। फिर क्या होता है, लैपटॉप के पास वो आती है फुटेज और लैपटॉप उसको दोबारा से डीकोड करता है। सही है, कोड को दोबारा से विजुअल फॉर्मेट में ले आता है। आगे हमने क्या बोला? हमने बोला इन दोनों का जो मिक्सचर होता है कोडिंग और डीकोडिंग, इसको हम कोडेक कहते हैं। सही है, डिफरेंट तरह के कोडेक होते हैं, जिसका मतलब होता है डिफरेंट तरह से कोड को जो हमारा सॉफ्टवेयर है और कैमरा है वो जोड़ता है। ठीक है, ओके सही है। कोडेक हमारे लिए ट्रांसलेशन, स्टोरेज और प्लेबैक तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि VLC मीडिया पे तुम बहुत सारी वीडियोस प्ले कर लेते हो, लेकिन बाकी अपने कंप्यूटर पे खोलो नहीं प्ले होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंप्यूटर पे उतनी कंपैटिबिलिटी नहीं होती कोडेक्स की जितने VLC ने अपने पास रखे होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। आगे क्या हमने बात की? लॉसी और लॉसलेस कोडेक्स के बीच में फ़र्क क्या होता है? हमारे पास कुछ कोडेक्स होते हैं जो हम यूट्यूब के लिए यूज़ करते हैं, जैसे H.264 है, लेकिन कुछ कोडेक्स होते हैं जो कि लॉसलेस होते हैं, जिस तरह के ProRes हो गया या रॉ कोडेक्स हो गए। इनको हम यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए या बड़ी फाइल की डिलीवरी सिनेमा के लिए जो हम करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सिनेमा के लिए हम बाय द वे एक और कोडेक यूज़ करते हैं जिसका मैं तुम्हें आखिर में बताऊंगा। उसके बाद हमने बात की कि अच्छा तो ये जो कुछ लॉसी होते हैं और कुछ लॉसलेस होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? जो लॉसी होते हैं वो इंटर फ्रेम कंप्रेशन यूज़ करते हैं और जो लॉसलेस होते हैं वो इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन यूज़ करते हैं। ये क्या चीज़ है मैंने तुम लोगों को बता दिया। जो इंट्रा फ्रेम है वो एक एक फ्रेम को कंप्रेस करता है, जो कि इंटर फ्रेम जो होता है वो सिर्फ फ्रेम के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो चीज़ मूव कर रही होती है, चेंज हो रही होती है, वो सिर्फ उस पर कंप्रेशन लगाता है। ठीक है, इस वजह से पिछला वाला जो है उस पर बहुत बड़ी फाइल साइज़ बनती है, क्योंकि वो एक एक फ्रेम को कंसिडर कर रहा होता है, ये सिर्फ मूवमेंट को कंसिडर करता है। इंट्रा फ्रेम की एग्जांपल्स दी मैंने तुम लोग को, MJPEG की, ProRes की, और मैंने तुम लोग को साथ में बताया DNX HD के बारे में। ठीक है, अच्छा सा रिकैप हो गया, तुम लोग को हल्की सी समझ आ गई हम कहाँ पे हैं। राइट, अब मूव करते हैं हम मोस्ट पॉपुलर इंटर फ्रेम कोडेक्स के ऊपर कि ये कौन से होते हैं। सैफ ये क्या भला है? चलो जाते हैं इस पे और हम इस पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले आता है हमारे पास इंटर फ्रेम के अंदर H.264। इसको AVC भी कहा जाता है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ज़्यादातर तुम H.264 करोगे। ये अब मैं बता रहा हूँ इंटर फ्रेम जो सबसे पॉपुलर कोडेक्स है। सही है, इनमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो होती है एडवांस्ड, इसका जो नाम है ये AVC का नाम है। ठीक है, एडवांस्ड वीडियो एनकोडिंग। ये जो AVC लिखा होता है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। लिखते जाओ, आज तुम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो इसको दोबारा क्रक्स करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, तो लिखो। ये किस लिए यूज़ होता है? ये जब तुमने स्मॉल वीडियो फाइल को कंज्यूम करना होता है या तुमने डिलीवर करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, तुम डिलीवर कर रहे हो यूट्यूब के लिए, तुम बाकी जगहों के लिए डिलीवर कर रहे हो, तो तुम यूजुअली इसको यूज़ करते हो। क्लाइंट को अगर तुमने रिव्यू के लिए सिर्फ वीडियो भेजनी है, यहाँ पे ये यूज़ होती है। इसका मेन काम है इंटरनेट पे कंजम्पशन के लिए वीडियो क्रिएट करना। ठीक है,
इसका कोई भी बाकी चक्कर नहीं है कि तुम इस पर एडिट कर रहे हो ये वो। एक सूरत में सिर्फ तुम इस पर एडिट करते हो, और वो तब होती है जब तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारे पास कंप्यूटर में स्टोरेज ही नहीं है प्रोरेस को रखने का, तो तब तुम H.264 को 720 पे कंप्रेस करोगे, जो कि तुम्हें एडिटिंग मास्टर क्लास में तुम्हें याद हो मैंने तुम लोगों को बताया था। कितने लोगों ने अभी तक प्रॉक्सीज वाली क्लास देखी हुई है? ज़रा हैंड रेज करना। ओके, काफ़ी सारों ने देखी। तुम लोगों को याद हो प्रॉक्सीज वाली जो क्लास थी? ठीक है, हैंड रेज कर हैंड डाउन कर दो, थैंक यू। तुम लोगों को याद होगा प्रॉक्सीज वाली क्लास में मैं तुम लोगों को एक बात बताई थी कि जो हमारे पास जब हम प्रॉक्सीज बनाते हैं तो कोशिश करो अगर तुम प्रोरेस में बना सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्टोरेज नहीं है तो फिर तुम H.264 के अंदर जा रहे हो, राइट? सो सेम वही वाली चीज़ मैं दोबारा बोलूँगा। प्रोरेस अगर स्टोरेज प्रोरेस का नहीं बन रहा फिर H.264 पे मजबूरन तुम जाओगे, और वो भी 720p पे छोटा सा फाइल साइज रखने के लिए एंड स्टफ लाइक दैट, बट यूजुअली स्टिक टू प्रोरेस एंड यू वुड बी गुड इनफ। ओके, सही है। इसमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है जो तुम लोग को आज तक इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताया होगा। वो ये है कि जो हमारे पास H.264 है ना, उसमें एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं आई फ्रेम। तो H.264 पूरा इंटरफ्रेम कंप्रेशन यूज़ करता है, राइट? यानी जो मूवमेंट हो रही है सिर्फ मूविंग पार्ट को कंप्रेस करना, फाइल साइज छोटा है, मतलब मूविंग पार्ट को सिर्फ इनकोड करना। लेकिन ये जो आई फ्रेम है ना, अगर तुम इस मेथड को यूज़ करते हो H.264 के साथ तो फिर तुम इंट्रा फ्रेम में चले जाते हो। तो H.264 के अंदर भी आई फ्रेम को यूज़ करके तुम पूरे के पूरा जो एक फ्रेम है उसको एज अ पिक्चर कंप्रेस कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? अब इसकी लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ बिफोर वी जंप टू दिस सेक्शन। लेट्स से मैं इस कमरे में बैठा हूँ, सही है? तुम लोग को मैं यहाँ पे नज़र आ रहा हूँ, मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे लैम्प पड़ा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे पीछे प्लांट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरे पास इस वक्त इंडिपेंडेंटली पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी बॉडी मूव हो रही है। अब मेरी बॉडी की जो मूवमेंट है ना, इंट्रा फ्रेम उस पर कंप्रेशन लगा रहा है, इंट्रा फ्रेम उस पर इनकोडिंग कर रहा है। जो चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं इस वक्त, ठीक है, वो एज अ स्टिल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन पे एनकोडिंग नहीं हो रही है, उनके कोड को वो एनकोड नहीं कर रहा अपने साथ, क्योंकि वो पहले फ्रेम के अंदर उसने एनकोड कर लिया है। सो वो एज अ स्टिल बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है, जबकि जो मेरी बॉडी है सिर्फ उस पर एनकोडिंग लग रही है। इसकी वजह से इसका साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन जो इंट्रा फ्रेम है वो क्या कर रहा है, वो जो प्लांट नज़र आ रहा है तुम लोग को जो मूव नहीं कर रहा, वो उसको भी एनकोड करता है, वो मुझे भी एनकोड करता है। ये लाइव एग्जांपल है इंट्रा फ्रेम और इंटर फ्रेम के बीच में। H.264 इंटर फ्रेम इस वजह से है क्योंकि वो यूट्यूब के लिए है तो उसको अपना साइज़ बचाना होता है, ठीक है? मेरे को बड़ी मज़े की समझ आ रही होगी अभी तक, मैंने कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? सेकेंड इंटर फ्रेम कोडेक हमारे पास कौन सा है जो बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री के अंदर? दैट इज़ H.265। इसको एक और नाम भी देते होते हैं HEVC, जिसका मतलब होता है हाई एफिशिएंसी वीडियो इनकोडिंग। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये बड़ा हरामी है अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ, क्योंकि ये जो है ना H.265, इसकी मज़े की बात ये है कि ये तुम्हें H.264 वाली क्वालिटी देता है लेकिन हाफ द साइज़ के अंदर। सो अगर तुम्हारा H.264 वाली जो वीडियो थी वो 2 GB की थी, तो यहाँ पे लिटरली ये तुम्हें देगा 1 GB के अंदर सेम चीज़, ऑलमोस्ट सेम, नेग्लिजिबल डिफरेंस, तुम्हें नज़र ही नहीं आएगा कोई डिफरेंस। एक चीज़ है इसमें, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तब आती है कि अगर तुम कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ करते हो। जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब H.265 को सपोर्ट करता है, लेकिन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी तक H.265 पे उतने ज़्यादा नहीं चलते। सो थोड़ा सा इसमें इशू है। एक और चीज़, क्योंकि इसने इतना हैवी कंप्रेशन लगाया होता है तो प्लेबैक में इशू हो सकता है थोड़ा सा। सो बट अगेन ब्यूटिफुल कोडेक, अगेन 2-3 सालों में शायद तुम देखोगे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। बट या दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इन द इंटर फ्रेम कंप्रेशन। ओके, ये 2 हो गए पॉपुलर वाले जो तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। अब हम अगली चीज़ पे आते हैं जो कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा हीरो बन के दिखाना था, वो नहीं होता, मतलब एकदम से अचानक से दिखाता है, लेकिन अब तुम लोगों ने देख लिया है, बट खैर मैं फिर भी दिखाता हूँ। सो जो हमारे पास अगली चीज़ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने कोडेक्स की जितनी चीज़ें हैं समझ ली हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, 1-2 जो मैं तुम्हें आखिर में जाके थोड़ा सा और समझाऊंगा डिटेल के अंदर, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने कोडेक्स को प्रॉपर कोर तक घुस के समझ लिया। अब कोडेक्स इज़ अ होल वर्ल्ड बाय द वे, इट्स यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक मैंने बताया, बट अभी तक समझ आ गई है। हम एक और चीज़ पे आते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। WTF इज़ अ कंटेनर अब मैं इसको WTF इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ये वीडियोस देखती हैं यूट्यूब के ऊपर, जब अपलोड होती है तो मैं पूरा जुमला नहीं बोलने वाला,
तो मैं इसको WTF ही बोलूँगा. So WTF is a container. So what is this container, right? Anybody who can tell me what a container is? You guys can raise your hands and I will be looking forward to it. Come on, यहाँ पे इस वक्त I think 100 से ऊपर बच्चे हैं, 115. Let's go to Parthiv. Yes, Parthiv. I don't know much about containers, but I know what are MP3 and MP4 क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पल मुझे दिखा था. So what MP3 is वो सिर्फ ऑडियो फाइल स्टोर करता है and MP4 ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स दोनों ही स्टोर करता है. Again, that is a good example. That is not exactly the example that I'm looking for, but thank you. मैं किसी और से पूछना चाहता हूँ, कोई और डिटेल एग्जांपल दे. अब्दुल हाद जैस ने रेज किया है हैंड. सो जैस, आपने क्योंकि कैमरा ऑन किया हुआ है, आपके पास जाते हैं. यस. Hi Saab bhai, how are you? I'm good, man. How are you? I'm good. सबसे पहले thank you so much. आपकी क्लास मजा आता है देखने में बड़ा. Literally I have learned a lot. I'm glad, man. I'm glad. That is the whole thing that I want. Thank you so much for everything. Like I've been trying so hard to learn from everywhere, but this is something unique. Literally बड़ा मजा आता है. I'm glad. That is the whole point we do is that कि आज अब ABC में बात कर रहा था, how to make education fun. That is the whole goal of it. But khair. I love you, man. I love you so much. Thank you so So the container is like collecting all the information, like having the metadata, audio files, video, and जो भी एक वीडियो में जो भी होता है वो सारा एक कंटेनर होता है, like kind of like रैप करके उसको एक सबमिट करता है जब like containing all the information. Perfect. Beautiful answer. Thank you so much, Jess. हम थोड़ा सा समझेंगे कि कंटेनर जो अभी इन्होंने बताया है उसका मतलब क्या है. ठीक है, मैं बताता हूँ. हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं एक वीडियो के वो मल्टीपल होते हैं. ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने इनकोडिंग को समझा है. इनकोडिंग क्या चीज़ है? इनकोडिंग ने सिंपली एक फुटेज है, उसको हमने इनकोड किया, कोड के अंदर डाला. ये तो सिर्फ वीडियो की बात हो रही थी, राइट? लेकिन वीडियो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें एक पूरे पैकेज में मिलती हैं वीडियो के, राइट? और वो होता है यूजुअली ऑडियो स्ट्रीम. तुम लोगों को वीडियो के साथ ऑडियो स्ट्रीम भी मिलती है. कंटेंट्स में तुम लोग को एम्बेडेड SRT फाइल भी मिलती है. सो यहाँ पे कितनों को एम्बेडेड और बर्न इन सबटाइटल्स के बीच में फ़र्क पता है? एनीबडी हु कैन आंसर दैट? व्हाट इज़ एम्बेडेड एंड बर्न्ड इन सबटाइटल्स? Okay, we have a few people. Let's go to Giri. Yes, Giri? Yeah, am I audible? Yes. Yep, you're audible. Sir, so the burn-in is like you do not have a separate file to share with the client. Like it is within the video. I mean, the SRT file is also within the video, but it also has a separate .srt file format. Beautiful. So let me break it down. जिन लोगों को नहीं आइडिया इस चीज़ का, जिनको है तहम्मुल, सब्र रखो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता. सो जो हमारे पास SRT है ना, दो तरह की होती है. हमारी जो सबटाइटलिंग है वो दो तरह की होती है. एक होती है बर्न इन, जिसका मतलब ये होता है कि तुम उस फुटेज के ऊपर से सबटाइटल मूव नहीं कर सकते. जिस तरह के आजकल तुम इंटरनेट के ऊपर देखते हो, रील्स के ऊपर देखते हो, चिपके हुए सबटाइटल्स हैं वीडियो के ऊपर नज़र आ ही आ रहे हैं, उसको कहते हैं बर्न इन करना सबटाइटल्स को फुटेज के ऊपर. ये ऑफिशियल टर्म है बाय द वे इंडस्ट्री की, ये वैसे मैं हवा में नहीं बोल रहा. इट्स कॉल्ड बर्न इन सबटाइटल्स, राइट? दूसरी हमारे पास टर्म होती है जिसको कहते हैं एम्बेडेड सबटाइटल्स. एम्बेडेड क्या होते हैं? जब तुम नेटफ्लिक्स ओपन करते हो तो नेटफ्लिक्स पे नीचे लिखा होता है ना सबटाइटल्स का ऑप्शन, तुम सबटाइटल्स को ऑन करते हो तो वो सबटाइटल्स ऑन हो जाते हैं. इसको कहते हैं एम्बेडेड सबटाइटल्स. व्हाट एम्बेडेड सबटाइटल्स आर इज़ अ सेपरेट फाइल जो आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाते हो, और फिर वो फाइल लोगों की मर्ज़ी होती है वो ऑन करें या ऑफ़ करें. सो अब ये जो एम्बेडेड SRT फाइल है ये भी हमें वीडियो के साथ मिलती है, राइट? इसी वजह से तुम कई बार मूवी डाउनलोड करते हो. लेट्स से तुमने टॉरेंट से कोई मूवी डाउनलोड की है, सही है? तुम लोगों को पता है, मुझे पता है, ज़्यादातर लगे होते हैं टॉरेंट पे ही कर रहे होते हैं, क्या अभी हम गोरों की तरह बने कि भाई ये पैसे वो, राइट? अब तुम लोग टॉरेंट से करते हो कई बार मूवी डाउनलोड, लेकिन तुम लोग जाके VLC पे या किसी भी प्लेयर पे कैप्शंस ऑन कर लेते हो. वो कैसे होता है? तुम लोगों ने एक अलग से तो SRT नहीं रखी हुई, तो वो एक पैकेज में आ रही है चीज़, राइट? उसके बाद एक और चीज़ आती है मेटा डाटा, यानी फुटेज जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी फाइल के अंदर और डाटा कितना है, ये सारा कुछ है फुटेज के अंदर का कंटेंट. अब इस कंटेंट को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कोई चीज़ चाहिए.
कोडेक तो इंडिविजुअली काम करेगा, चलो ठीक है हमने कोडेक लगा दिया वीडियो के साथ, लेकिन ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं हमने इनको बकल अप करके एक चीज़ के अंदर रखना है, वो होता है आपके पास कंटेनर। कंटेनर का मेन काम है कि इन सारी चीज़ों को, जो वीडियो के मल्टीपल कंटेंट्स हैं, उन सारों को स्टोर करके आपके सामने रख सके एज अ पैकेज। कंटेनर की एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया कि कंटेनर ये कुछ करते हैं। कंटेनर की एग्जांपल मैंने पहली स्लाइड में तुम लोग को दी थी। जिस तरह के तुम लोग देखते हो ना, वीडियो का नाम लिखा होता है, आगे लिखा होता है .mp4 .mov। ये जो तुम लोग के पास आगे एक्सटेंशन होती है ना, ये कंटेनर होता है। इसका काम होता है इन सारी चीज़ों को रखना, और ये कोडेक से बहुत डिफरेंट है। और मज़े की बात, कंटेनर्स भी डिफाइन करते हैं तुम्हारे कई बार प्लेबैक को। बड़ी मज़े की जिस तरह बात बताता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग का प्लेबैक यूजुअली सारी दुनिया में स्मूथ चल रहा हो, प्रॉब्लम ना होना, तो तुम लोग हमेशा यूज़ करोगे MP4। वाई? बिकॉज MP4 का कंपैटिबिलिटी सारों के साथ सबसे ज़्यादा है। MOV भी ऑप्शन है, बट यूजुअली अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर जगह कंपैटिबिलिटी चल रही हो तो MP4 यूज़ करते हो, राइट? सो आगे कंटेनर्स पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है? WTF इज़ अ कंटेनर। सो व्हाट इज़ अ कंटेनर? हमारे पास क्या होता है? कंटेनर इज़ अ रैपर दैट स्टोर्स अ वीडियो कॉन्टेंट। ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, यू आर गुड विद दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? ओके, पॉपुलर कंटेनर्स कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास MP4 है जो कि मैक और विंडोज़ दोनों पे चलता है, राइट? हमारे पास AVI है जो कि मैक और विंडोज़ दोनों पर चलता है। AVI इज़ दैट वन थिंग जो तुम एनिमेशन वाले लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। AVI की फाइल्स बहुत बड़ी होती हैं। मुझे याद है मैं 2020 के अंदर आफ्टर इफेक्ट से रेंडर कर रहा होता था AVI फाइल्स। सो AVI इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब दोनों मैक और विंडोज़ पे चलता है। अब अभी मैं सिर्फ पॉपुलर कंटेनर्स की बात करूँ, बहुत बड़ी दुनिया है अगर तुम कंटेनर्स में घुसो। अभी मैं सॉफ्टवेयर में जाके तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है? एक और हमारे पास होता है MOV। ये होता है मैक नेटिव। ये काम करता है विंडोज़ के ऊपर, लेकिन ये मैक नेटिव है, जिसका मतलब जो प्रॉपर अगर तुम्हें इसकी पावर यूज़ करनी है तो तुम्हें मैक पे रहना पड़ेगा। ओके, तुम लोग को समझ आ गई है कंटेनर्स क्या होते हैं, तुम लोग को समझ आ गई है कोडेक्स क्या होते हैं, कोडेक्स ऑपरेट कैसे करते हैं, ये सारा ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है। वेल एंड गुड, ठीक है, यहाँ तक यूर गोइंग वेल। अब हम थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकल जाके देखना चाहिए, ठीक है? उसको देखने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ कैमरा की फुटेजेस और उन चीज़ों से मिलवाना चाहता हूँ, मैं दोस्ती करवाना चाहता हूँ तुम लोग की, ठीक है? सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट। सो सबसे पहले हमारे पास आते हैं पॉपुलर फॉर्मेट्स यूजिंग अ मिक्स ऑफ कोडेक्स एंड कंटेनर्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन को साइड पे रखता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ डायरेक्ट बात करता हूँ। अच्छा, तुम लोगों को कोडेक्स समझ आ गए हैं, तुम लोगों को कंटेनर समझ आ गए हैं, राइट? अब होता क्या है, जो तुम्हारे पास ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बने हुए हैं, ठीक है? किसी ने लिखा हुआ है बफर हो रही बहुत ज़्यादा वीडियोस है। भाई किसी और की भी वीडियो बफर हो रही है या इज़ इट जस्ट मितन? बीच बीच में हो जाती है, हो रही सी +1 बफर हो रही है। यस हो रही है, बहुत आवाज़, बट आवाज़ ठीक है, आवाज़ ठीक है, वीडियो बफर हो रही है। पीपल आर सेइंग नो एवरीथिंग इज़ ओके। नवीन इज़ सेइंग एवरीथिंग इज़ ओके, नॉट टू मच। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो इट्स फाइन। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द इशू। आई एम गोना हैव अ लुक एट द इंटरनेट वाला थिंग, अगर इंटरनेट पे है। आपके कोडेक्स लैग कर रहे हैं। ओह यस 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 यस, आई नो द प्रॉब्लम, जस्ट वेट। दैट इज़, ये कितना अच्छा लगा है ना मुझे, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम कोडेक की है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं तुम लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, रुको। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये डायरेक्ट कोडेक के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं। लेट मी सी, अगर मैं तुम लोगों को मैक दिखा सकता हूँ, OBS दिखा सकता हूँ। अच्छा, OBS पे क्या हो रहा है देखो। सो मैं ना अगर आउटपुट पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है ना उसका आउटपुट एट 264 ही रखा हुआ है। क्विक टाइम 264 इनकोडर रखा हुआ है, ठीक है, वो ठीक है। प्रॉब्लम ये है, मैंने बिट रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम बिट रेट कर रहा था। मुझे बिट रेट को 25,000 पे लेके जाना है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 25,000। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, नाउ दिस शुड बी अ लॉट बेटर। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा बिट रेट पे था तो तुम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही थी। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। लेट मी गेट बैक टू जूम। ब्यूटीफुल, आई लव इट। जिसने भी पॉइंट रेस किया था, कमाल हो भाई, तुम सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो। अच्छा ठीक है, अभी बेहतर हो गया होगा सबको। अभी मतलब सही नज़र आ रहा है ना, अभी तो इशू नहीं आ रहा, लैग नहीं हो रहा कहीं पे, राइट?
दिस इज़ कासिम भाई थ्राइव। कासिम भाई का कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट आई हैव रियलाइज। ओके ठीक है, राजा साहब कह रहे हैं ओके एवरीथिंग इज़ गुड, ऑलराइट ठीक है, दैट्स अमेजिंग। लेट्स हम कौन से टॉपिक पे थे? हम बात कर रहे थे कि मोस्ट पॉपुलर हमारे पास जो फॉर्मेट्स हैं वो क्या होते हैं। ओके बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट समथिंग हियर। सो होता क्या है हमारे पास ना ये जो कैमराज हैं, ठीक है, अब कैमराज ने हर कंपनी ने अपनी एक सेट डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, सही है। सो हमें कोडेक्स मिल चुके हैं, सही है, और हम लोग को कंटेनर्स भी मिल चुके हैं। अब कैमराज क्या करते हैं कि कैमराज ने अपने फॉर्मेट सेट किए होते हैं, तो हर कंपनी ने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया होता है, और उस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, उन लोगों ने एक चीज़ लगाई होती है कि यार ये हम लोग कोडेक यूज़ करेंगे और इसके साथ ये होगा हमारा कंटेनर। और एक कैमरा के अंदर उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए होते हैं। सो कई फॉर्मेट आपको प्रोरेस में आपको कैप्चर करवाएंगे, कोई आपको ब्लैक मैजिक रॉ में कैप्चर करवाएंगे, कोई आपको H.264 के अंदर कैप्चर करवाएंगे। सो it's all different based on you can say कि आपने कैमरा की कौन सी सेटिंग चूज़ की है। सो वो जो चीज़ है ना वो यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रही है। हमारे पास जो सोनी है ना, सोनी के अंदर हमारे पास होता है एक XAVC, ये नाम याद आ रहा है AVC। फिर से ज़रा पीछे जाके देखना ज़रा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, एक स्टेप पीछे जाते हैं बस, ये AVC याद आया, AVC। अब सोनी ने अपनी फुटेज का क्या नाम रखा हुआ है, मैं दोबारा ऊपर आता हूँ और दोबारा हम देखते हैं जो हम अभी देख रहे हैं XAVC। तो इसमें क्या लग रहा है, हम लोग को देखते ही समझ आ गई H.264 लग रहा है, क्योंकि H.264 का नाम था AVC। सी इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। उसके साथ हमारे पास कंटेनर यहाँ पे क्या है, MP4 यूज़ कर रहा है, सही है। सोनी का एक और भी ऑप्शन होता है, ये सोनी के अंदर होता है। बाय द वे जो भी सोनी कैमरा फ्यूचर में लोगे, अब तुम लोगों को इस चीज़ का पता होगा, तुम लोगों को गड़बड़ नहीं होगी। अगर तुम इंटर फ्रेम कंप्रेशन नहीं चाहते, मतलब तुम चाहते हो कि फाइल के अंदर ना क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन लगे, यानी कम से कम कंप्रेशन हो और बहुत अच्छी क्वालिटी हो, तो तुम अपने कैमरा के अंदर XAVC-I को सेलेक्ट करोगे। इसका साइज़ बहुत बड़ा होगा ये, लेकिन ये कैप्चर भी H.264 में ही करेगी, लेकिन ये तुम्हारे पास इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन लगाएगी, इंटर फ्रेम कंप्रेशन नहीं लगाएगी, यानी हर फ्रेम एज अ JPEG इमेज कैप्चर होगा। सो ये हमारे पास होता है एक और फॉर्मेट। हमारे पास एक और बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, तुम लोगों ने शायद नाम भी सुना हो, क्विक टाइम का। ये क्विक टाइम बहुत ज़्यादा जो लोग एनिमेशन यूज़ करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पता होगा इसका। सो क्विक टाइम ना एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कोडेक्स खुल जाते हैं, तुम्हारी मर्जी है तुमने क्या यूज़ करना है। प्रोरेस हमारे पास क्विक टाइम में ऑप्शन होता है, हम H.264 यूज़ कर सकते हैं, हम H.265 यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन क्विक टाइम क्या है, एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उस फॉर्मेट के अंदर समझ लो उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस चेक कर दिए हैं, यार इन ऑप्शंस में से जो सेलेक्ट करना है कर दे। सोनी ने क्या किया, सोनी ने कहा XAVC है, इसको हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं H.264 के लिए। इन्होंने बोला है भाई तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और इसमें कंटेनर क्या यूज़ होता है क्विक टाइम में, MOV, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्विक टाइम एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई अज्यूम। सो ये कुछ पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे और फॉर्मेट्स भी हैं, बहुत सारे और कैमरास के भी हैं, जिसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए गिफ्ट रखा हुआ है, जो कि मीटिंग के आखिर में मैं तुम लोगों को दूंगा, सही है, तो टेंशन नहीं लेनी। उसमें मैं तुम्हें सारी ये बताऊंगा और डिफरेंट कैमरास के साथ क्या कोरिलेशन है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, टाइम ज़ाया नहीं करते, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके ये नोट मैं चाहता था कि तुम सारों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी कहीं पे अपने पास लिख लो। वो ये है कि समटाइम्स देयर इज़ नो नेम फॉर अ फॉर्मेट, जस्ट अ कॉम्बिनेशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर द कोडेक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि तुम लोगों के पास कोई नेम नहीं होता फॉर्मेट का। चलो ठीक है, तुम्हें अभी XAVC-S मिल गया है, राइट, लेकिन हर बार ऐसे नाम नहीं होता तुम्हारे पास। कई बार जो नाम होता है वो कोडेक खुद होता है, यानी तुमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया, फॉर्मेट तुमने रख दोगे H.264 तुमने रख दिया है, और तुम लोगों ने नीचे कोई भी सेलेक्ट कर दिया चीज़ साथ में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ होल वर्ल्ड। अभी जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आई कॉन्ट टीच यू एवरीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मुझे 10 घंटे लग जाएंगे। तुम लोग जाओगे, तुम लोग समझोगे कि सिनेमा में हम कौन सा कोडेक्स यूज़ करते हैं, कंटेनर्स यूज़ करते हैं, इट्स टू मच। बट मैंने तुम्हें इंटरनेट के लिए सारा कुछ समझा दिया जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तुम लोगों ने नोट समझ लिया कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेट का नाम हो, कई बार कोडेक का नाम ही फॉर्मेट का नाम भी हो सकता है। आगे मूव करते हैं। वीडियो डिलीवरी इनसाइड NLE। अब यहाँ पे जाके ना मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं, राइट। सो दिस इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई विल, किसी ने लिखा हुआ है सोनी APS-C डजंट हैव XAVC, डिपेंड्स आई थिंक ऑन विच कैमरा यू आर यूजिंग। इफ़ यू आर यूजिंग FX3 इट शुड हैव। अगैन मेरे पास A7S3 है, मैंने उस पर नहीं देखा, लेकिन अगर आप FX3 यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए। अच्छा ठीक है, डिपेंड करता है ना आपके पास फुल फ्रेम है या क्रॉप सेंसर है।
खैर वो बहुत लंबी मिक्स कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, आप अगली चीज़ पे मूव करते हैं। जो हमारे पास वीडियो डिलीवरी है NLE के अंदर, उसमें हमारे पास ना ये 3 टर्म्स हैं, इनको अपने पास लिख लो अगर तुम्हें रट्टा मारना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना हो, तुम लोगों के पास दिमाग में आसान से चीज़ हो, तो ये कर लो। H.264 तुम हमेशा यूज़ करोगे डिलीवरी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम यूज़ करोगे ProRes या DNX HR प्रोफेशनल वर्कफ्लो के लिए। इसका मतलब है अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी किसी VFX आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो, तुम किसी कलरिस्ट के साथ काम कर रहे हो और तुम लोगों को फुटेज एक दूसरे के बीच में स्विच करनी है और तुम टाइमलाइन नहीं भेज रहे ताकि वो जाके कंफर्म करे पूरी टाइमलाइन को, तुम एक्चुअल में एक बेक्ड इन मास्टर फाइल भेज रहे हो। बेक्ड इन मास्टर फाइल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कोई भी मुझे बता सकता है? रेज योर हैंड्स। व्हाट इज़ अ बेक्ड इन मास्टर फाइल? ये कलरिस्ट अगर कोई है एडवांस कलरिस्ट तो उसको पता होगा। व्हाट इज़ अ बेक्ड इन मास्टर फाइल? एनीबडी? नो? ओके, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। सो बेक्ड इन मास्टर फाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास जब आप कलरिस्ट हो या आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास, मैंने कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास में बाय द वे इसकी बहुत डिटेल में इस पर क्लास बनाई है। खैर, होता क्या है, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं जब आप एज अ कलरिस्ट फुटेज किसी को भेजते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप टाइमलाइन पूरी की पूरी भेजो अपने सॉफ्टवेयर की। लेट्स से आपने प्रीमियर पे काम किया है और जो आपका कलरिस्ट है वो डविंची पे काम कर रहा है, तो आप अपनी टाइमलाइन को भेजते हो फाइनल कट प्रो XML फाइल, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो सारे सॉफ्टवेयर्स के बीच में ट्रांसलेट हो सकती है फाइनल कट की फाइल। सो आप फाइनल कट की फाइल उसको भेजते हो। वो क्या करता है, वो उस फाइनल कट की फाइल जो उसको मिलती है, वो उसको अपने नेटिव सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेट करता है, यानी वो उसको डविंची रिजॉल्व की एक प्रोजेक्ट फाइल बनाता है, मतलब इंपोर्ट करता है उसको सिंपली। अब वो इंपोर्ट करने के बाद वो जो फुटेज अंदर पड़ी होती है ना, उसको वो ऑटो रिकनेक्ट करता है, मैनुअली रिकनेक्ट करता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ, सही है। ये होता है हमारे पास एक प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है या जो भी आप जिस कलरिस्ट को आप फुटेज भेज रहे हो, आप उसको पूरी टाइमलाइन नहीं भेज रहे ताकि वो रिकनेक्ट करे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो वो मुश्किल होगा उसके लिए, उसके सॉफ्टवेयर में वो सारे प्लगइन्स होंगे ही नहीं। सो उसकी जगह आप क्या करते हो, आप एक पूरी की पूरी फाइल को रेंडर करते हो एक बड़ी फाइल में और आप उसको भेजते हो एज अ बेक्ड इन मास्टर फाइल। ये होती है बेक्ड इन मास्टर फाइल, जिसका साइज़ एक्सट्रीमली लार्ज होता है। ये आप भेजते हो ProRes के अंदर या DNX HR के अंदर। सो ये बड़ा फाइल साइज़ होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लॉसलेस होता है ऑलमोस्ट, तो उसमें लॉस बहुत कम होता है डाटा, और उसको जाके प्लगइन्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उस पर कट लगाएगा डविंची का AI कट यूज़ करते हुए, जो हमारे पास स्मार्ट कटिंग है, ऑटोमेटिकली हर कट पे कट लगा देती है, वो उसको यूज़ करेगा और वो उस पर कलर ग्रेडिंग करना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ बेक्ड इन वर्सेस जो आप खुद मैनुअली उसको प्रोजेक्ट फाइल भेज रहे होते हो। ओके, ठीक है। सो DNX HR या ProRes आप यूज़ करोगे प्रोफेशनल वर्कफ्लोज के लिए। उसके बाद हमारे पास, अगर तुम में से फ्यूचर में कोई चला जाता है कहाँ पे, सिनेमा के अंदर काम करने के लिए, मुझे ना भूलना बाय द वे, अगर तुम सिनेमा में कभी गए, याद रखना सैफ था कोई, सो तब तुम लोग यूज़ करोगे DCP विद MJPEG कोडेक फॉर सिनेमा। दिस इज़ बिग, like the quality is massive here. You're talking about बड़ी स्क्रीन के लिए, दिस इज गोइंग फॉर सिनेमा, राइट। सो सिनेमा के लिए तुम यूज़ करोगे DCP विद MJPEG कोडेक, और इसको मैं थोड़ा सा ना जाके सॉफ्टवेयर में तुम्हें बताता हूँ डविंची के अंदर ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। जितनी मैंने तुम्हें बताई है मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊंगा, और प्रैक्टिकली तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे लिए अब लाइफ हलवा है, तुम्हारे लिए कोडेक्स और कंटेनर्स हलवा है अब लाइफ में आगे जाके, हो गया, सॉल्व होगी प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा, तुम्हें सब समझ आ जाएगी, ठीक है। सो हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, टाइम ज़ाया नहीं करते, और मैं आता हूँ डविंची रिजॉल्व के अंदर। ओके, ठीक है सैफ, लेट्स गो। सो डविंची रिजॉल्व के अंदर अगर हम देखें इस वक्त, तो ये बाय द वे ये मैंने स्लाइड्स जो है डविंची में बनाई है पूरी, जो आज तुम लोगों को स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, देखा, मतलब नो फोटोशॉप नो नथिंग, ऑल डविंची। खैर, लेट्स मूव टू रेंडर पेज, राइट। सो रेंडर पेज के अंदर तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमें वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं। फॉर्मेट लिखा हुआ है, कोडेक लिखा हुआ है। अभी मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँ तो एक पूरी की पूरी हमारे पास वो खुल गई है, लिस्ट खुल गई है। अगर मैं DNX HR खोलूँ तो एक पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, तुम लोग को शायद नज़र आ रही है ना लिस्ट खुली हुई DNX HR वगैरह की। ये मैं बंद कर रहा हूँ, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, सही है, दैट्स गुड, ऑलराइट। सो हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है, तो हम समझते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। लेट्स से तुम लोग को वीडियो चाहिए फॉर द इंटरनेट, फॉर यूट्यूब, फॉर इंस्टाग्राम, स्टफ लाइक दैट। तुम लोग आके क्विक टाइम प्यारा सा हमारा बटन है, उस पर क्लिक करोगे। कोडेक अब तुम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, तुम जा रहे हो H.264 के अंदर, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को तुम ऑन कर दोगे। ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का बटन तुम लोगों ने देखा होगा हैंड ब्रेक के अंदर भी, हैंड ब्रेक की रेंडरिंग में भी देखा होगा। ये क्या होता है, एनीबडी हु कैन टेल मी? मैंने शायद किसी मीटिंग में पहले बताया हुआ है। गौरव ने हैंड रेस किया हुआ है, राजा साहब ने हैंड रेस किया हुआ है। यस राजा साहब, व्हाट इज़ दिस?
वेल लिस्ट नजर नहीं आ रही थी ड्रॉप डाउन की, ये बताने के लिए हैंड रेज किया। ओह अच्छा, नज़र नहीं आ रही, ये मैं अभी सेट कर देता हूँ, एक मिनट। अभी इसको स्क्रीन शेयर करते हैं, अभी तुम लोगों को नज़र आ रही होगी। अब मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी ख़ुद को भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे ठीक है, सही है। किसी को पता है यहाँ पे इस वक्त मीटिंग के अंदर कि व्हाट इज़, जब मैंने क्वेश्चन किया तुम लोगों से, कहाँ पे है मेरा क्वेश्चन, कि what was the question? Network optimization. Yeah. Anybody who can tell me what is the meaning of network optimization here? Okay, राज सिंघानिया साहब ने किया। Yes, राज साहब। ये क्या होता है, जैसे हमें इंस्टाग्राम पे अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए ऑप्टिमाइज कर देता है कि अगर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो लास्ट में एरर ना दे, क्योंकि बहुत बार अपलोड करने पे हर प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है। Yes, that is true. इसका कोर क्या है? कोर आप बता सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? लाइक ये क्यों नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन उस प्लेटफॉर्म के लिए इम्प्रूव कर रहा है चीज़ को? ये एक तरह से मतलब डिकोडिंग में करता है कुछ। आप क्लोज हैं, लेकिन लेट मी टॉक टू समबडी एल्स, किसी और से भी एक मशवरा लेते हैं। ओके कासिम भाई, कैन यू टेल मी? Hi, sir. Bhai, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? सर भाई ये फाइन, ग्रेट ग्रेट। सर भाई ये ज्यादातर इंटरनेट और नेटवर्क पे जो भी चीजें अपलोड की जाती हैं, जैसे कि वीडियो कॉल हो गई, गेमिंग हो गई, तो ये इनको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे करने के लिए होता है ताकि optimize? फास्ट और स्मूथ चल सके क्वेश्चन ये बिना किसी रुकावट के। ऑप्टिमाइज करता कैसे है? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं है। लेट मी आस्क समबडी एल्स। ये ऐसा ऐसा बताओ। गिरी ने हैंड रेस किया हुआ है और गिरी ने 2 हैंड रेस किए हुए हैं, सो जिसका मतलब गिरी नोज मे बी। यस गिरी? Just a wild guess, like maybe it uses variable bitrate. Not exactly. Not exactly. There's something else going on. with Okay. it. Ahmed Anik. Okay. हेलो। Hello. यूजुअली ये होता है कि जब आप कोई भी वीडियो फाइल बनाते हैं तो उसके रैंडम बिट्स एंड पीसेस होते हैं, वो ओवर द लेंथ ऑफ इट्स वीडियो डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड होते हैं। तो इस बटन से बेसिकली ये होता है कि जो हेडर है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। There you go. उस हेडर को क्या और कहते हैं? ये टोरेंट्स के ऊपर भी आपने देखा होगा ये कि अगर आप टोरेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो आप साथ साथ उसको वॉच भी कर सकते हैं कंप्लीट होने से पहले। तो Yes. ये वहाँ पे यूज होती है ये Yes. चीज़। Do you know उस हेडर को हम क्या कहते हैं? नो। Okay. All right. So अब मैं बताता हूँ, ठीक है? Thank you guys. You guys can put your hands down. So there is a term which is called atom X. ठीक है? So atom X एक टर्म होती है, ये लिख लो। बहुत यार, जो मैंने तुम लोगों को बता दिया ना इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं लगता तो मैं इंटरनेट पे कहीं से मिलनी है, क्योंकि मुझे सालों की इन्फॉर्मेशन है। कुछ ज़्यादा ही डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पे। सो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एटम एक्स, ठीक है? जो तुम्हारे पास हैंड ब्रेक है वो एक कंप्रेशन प्रोसेस यूज़ करता है जिसको कहते हैं FFmpeg। ये मैंने तुम लोगों को पहले बताया हुआ था, ये कोडिंग से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर की दुनिया है, इसको साइड पे रखो। अब उस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज़ होती है, जो उस कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एटम एक्स, सही है? अब ये जो एटम एक्स होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये समझ लो हमारे पास जितने बिट्स एंड फ्रेम्स डिवाइड हुए हुए हैं फुटेज पे, उनकी प्लेबैक को कंट्रोल करता है। सो अगर इसको तुमने नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ रखा और उसके साथ साथ तुम लोगों ने अगर हैंड ब्रेक के अंदर जाके या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके तुम लोगों ने इनकोडिंग को वेरी स्लो पे लगा दिया या स्लो पे लगा दिया, मतलब स्लो से नीचे आए हो, तो ये एटम एक्स को वीडियो के आखिर में डाल देता है। अब एटम एक्स हमें किस चीज़ में फ़ायदा देता है? प्लेबैक फास्ट के अंदर, फास्ट प्लेबैक के अंदर, राइट? लेकिन अगर ये वीडियो के आखिर में है तो फिर हमें इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? लाइक ये तो वीडियो के आखिर में घुस गया। सो हम लोग नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपने मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा रेंडर है, एनकोडिंग है, वो स्लोअर से नीचे ना जाए, स्लो से नीचे ना जाए। तो उससे क्या होता है, जो एटम एक्स होता है ये शुरू में आ जाता है फुटेज के। तो जैसे ही यूज़र प्ले करता है वो इंस्टेंट प्ले होती है। कई बार तुम लोगों ने फुटेज को प्ले किया होगा और देखा होगा वो प्ले नहीं करता जब तक तुम प्लेयर को ओपन नहीं कर लेते, राइट? कंटिन्यू पे क्लिक करके बड़ा वाला ओपन नहीं करते, वो एकदम से इंस्टेंट प्ले नहीं करता। वो इंस्टेंट प्ले इस वजह से नहीं करता क्योंकि जो एटम एक्स होता है ये शुरू में नहीं पड़ा होता, ये आखिर में पड़ा होता है। और वो गलती भी तुम्हारी ही होती है, तुम लोगों ने रेंडर में गड़बड़ की होती है उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये आखिर में चला जाता है।
So that is why network optimization is important for you guys. Hope you understand now. थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में हम चले गए चीज़ के कि why we do it, but that is what I always say to everyone here in editing school. Learn the base. हो सकता है मैंने नाम आगे पीछे कर दिया, I'm pretty sure AtomX ही होता है, but this is how the base code works. ओके सही है. लेट्स मूव टू स्क्रीन शेयर बैक. हम स्क्रीन शेयर पे दोबारा आते हैं. अच्छा, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे. मैं तुम लोगों के ज़रा इस पॉइंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास ना मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है. हमारे पास क्विक टाइम फॉर्मेट कोडेक H.264 है. सो जैसे ही मैंने H.264 यहाँ पे सिलेक्ट किया है, नॉर्मल मेरी चीज़ें वैसे ही आ गई हैं क्योंकि क्विक टाइम के साथ H.264 है, जिसका मतलब ये मुझे मोस्ट प्रॉब्ली MOV में मिलेगा, ये मुझे MP4 में नहीं मिलेगा. अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे MP4 में मिले ना, तो मैं यहाँ के MP4 सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब ये फाइल मुझे MP4 के अंदर मिल रही है. वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन जो बात मैंने बताई थी, जो इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए, वो ये नहीं थी. वो ये थी कि हमारे पास जो मल्टीपल अदर कोडेक्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं. सो अभी बहुत मज़े की टेरिटरी में हम घुस रहे हैं, ठीक है. अभी देखना तुम लोग. बाय द वे ये हर सॉफ्टवेयर में, सिर्फ डविंची के अंदर नहीं है. दिस इज़ लिटरली इन एवरी सॉफ्टवेयर, राइट. सो लेट्स से मैं जाता हूँ यहाँ पे, वेयर इज़ माई क्विक टाइम. हमने क्विक टाइम में क्या बोला था, मैं 1 मिनट के लिए दोबारा से यहाँ पे आऊँगा. हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग में हमने क्विक टाइम में एक चीज़ बोली थी. थोड़ा सा पीछे जाते हैं. यहाँ पे क्विक टाइम हमें क्या क्या अलाउ करता है. प्रोरेस भी अलाउ करता है, H.264 भी करता है, H.265 भी करता है, ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, हम दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं यहाँ पे. ओके, दोबारा से सॉफ्टवेयर में आ गए. सो लेट मी जस्ट मेक श्योर कि मैं एंटर हुआ हूँ और सबको नज़र आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. ओके, आई एम गुड. ऑलराइट. सो हम यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में इस वक्त, ठीक है. अब देखना तुम लोग क्या होगा यहाँ पे. मैंने जैसे ही हमारा क्विक टाइम ओपन किया है, ये देखो सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई. मैंने तुम लोगों को 3 बताई थी ना, एप्पल प्रो रेज और ये वो, लेकिन क्विक टाइम में बहुत कुछ है. दीज वर द वन जो इंपॉर्टेंट थी, राइट. सो लेट्स से अब मैं क्विक टाइम में आ गया हूँ, तो मैं प्रोरेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ. मुझे एप्पल प्रोरेस मिल गई. अब मैंने तुम्हें बताया था प्रोरेस के अंदर मल्टीपल कन्फिगरेशंस होती हैं, जिसमें हमें अल्फा चैनल भी अनलॉक होता है. अब देखना वो कैसे होता है. लेट्स से मैंने एप्पल प्रोरेस रेंडर करनी है और मैंने एक कलरिस्ट को भेजनी है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, बाय द वे ये एप्पल प्रोरेस प्रॉक्सी, अगर मैंने प्रॉक्सी बनानी है ना, तो मैं प्रॉक्सी को यूज़ करूँगा. लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मुझे प्रोरेस 422 चाहिए, क्योंकि 10 बिट की फुटेज है, 12 बिट की भी फुटेज नहीं है. 10 बिट की है तो मैं HQ यूज़ कर सकता हूँ. मैं HQ को यूज़ करूँगा और मैं इस फुटेज को कलरिस्ट को भेज दूँगा. ओके, बड़े मज़े की एक चीज़ आने वाली है. अल्फा चैनल को सबको पता होगा, राइट. जितनों को पता है अल्फा चैनल का, कैन यू रेज योर हैंड्स सो दैट आई जस्ट नो. ज़्यादातर को पता है यहाँ पे अल्फा चैनल का. ओके, बहुत कम लोगों को पता है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई न्यू. अच्छा, पता है लेकिन कम पता है, ठीक है. आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं. मैं एक्सप्लेन करता हूँ अल्फा चैनल क्या होता है. जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग. सो जो हमारे पास अल्फा चैनल होता है ना, इट्स लाइक PNGs का सबको पता है ना. PNGs का तुम लोगों को पता होगा व्हाट इज़ अ PNG, राइट. हैंड रेज PNG, हैंड रेज गाइस, PNG गाइस. यप, सबको पता है. ओके, ठीक है, समझ गया. सो PNG इज़ व्हाट, इट्स अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है. जिसका मतलब ये, अगर तुम लोगों ने एक लोगो डाउनलोड किया है तो उसके नीचे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा. तुम फुटेज के ऊपर डायरेक्ट लोगो चिपका सकते हो. अल्फा चैनल इज़ द सेम थिंग बट फॉर वीडियो. सो अब ये वीडियो में है, मतलब ये 10 सेकेंड की वीडियो है जिसका एक स्पेसिफिक पार्ट है जो तुमने उठा दिया. अब नीचे से उसके नीचे जो लेयर है वो रेंडर नहीं होगी, सिर्फ वो ऊपर वाला पार्ट रेंडर होगा. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूँ बाय शोइंग इट ऑन कलाकार. सो लेट्स गो टू क्विकली गो टू कलाकार वाली साइट. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग. सो लेट्स गो हेयर. मैं www.kalakar.io पर आ गया. थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग भी हो रही है यहाँ पे. टेंशन ना लो, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं अच्छी चीज़ ही बता रहा हूँ तुम लोग. मैं यहाँ पे क्यों एक्सपोर्ट के अंदर, अबे मेन में नहीं, एक्सपोर्ट में जाना है. एक्सपोर्ट में गए. एक्सपोर्ट में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अल्फा चैनल का, ठीक है. मैंने अल्फा चैनल सेलेक्ट कर दिया और मैंने 4K सेलेक्ट कर दिया, ठीक है. अब मैं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो मैंने इधर कैप्शंस लगाए हैं ना, जो ये वाले कैप्शंस ऊपर लगाए हैं, सिर्फ ये वाले कैप्शंस रेंडर होंगे एज अ PNG लेयर, सही है. और वो सॉफ्टवेयर में कैसे नज़र आते हैं मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर जाके भी वो. सो लेट्स से मैं जाता हूँ यहाँ पे कलाकार के अंदर, राइट. सो कलाकार के हम उस ऑप्शन में गए और कलाकार में अभी तुम लोग को 1 मिनट स्क्रीन शेयर करूँगा तो नज़र आएगा. अब नज़र आ रहा है तुम लोग को. यहाँ पे हम चले गए मार्केटिंग के अंदर, वेबसाइट कंटेंट लैंग्वेजेस. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ. अब मैंने ये जो जितने कैप्शंस वहाँ से उठाए थे ना, वो सारे के सारे कैप्शंस मैंने यहाँ पे ला के कलाकार के अंदर रख दिए हैं, ठीक है. सो लेट्स गो हेयर एंड ये तुम लोगों को जो कैप्शंस ऊपर नज़र आ रहे हैं एज अ लेयर,
अगर मैं इनको बंद करूं तो ये देखो ये लेयर बंद होगी। पूरी वीडियो उसने रेंडर नहीं की, उसने सिर्फ ऊपर की लेयर को रेंडर किया एज अ पीएनजी, लेकिन ये पीएनजी नहीं है, ये समझ लो मूवेबल पीएनजी है, ठीक है। सो अगर मैं नीचे वाली लेयर बंद करूं तो ये देखो ये ऐसे मूव कर रहा है। सो ये फुल ट्रांसपेरेंट होता है, सही है। सो दिस इज अल्फा चैनल। सो अब हम जिस टेरिटरी में घुस गए हैं जो मैंने तुम लोगों को बताना था, लेट्स गो बैक टू दैट, ठीक है। सो इस वक्त तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे क्विक टाइम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। क्विक टाइम में जाते हैं, अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं एप्पल प्रोरेस में आया, HQ मैंने सेलेक्ट कर दिया, कलरिस्ट को भेजने के लिए 10 बिट फुटेज है। लेट्स से कलरिस्ट कहता है 12 बिट फुटेज दो मुझे, या उससे भी इंपॉर्टेंट मुझे तुम लोग कहते हो कि यार तुमने ना डविंची के अंदर ये मैनुअली कैप्शंस बनाए हैं, मुझे ये कैप्शंस मैनुअली चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ कैप्शन की लेयर चाहिए, मैं नीचे वाली चीज़ नहीं चाहता, सही है। चाहे तुम आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन कर रहे हो, ये वाली बात है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अचानक से आऊँगा 4444 में। अगर तुम लोग को याद हो 444 के साथ जो थी उसके साथ मैंने क्या लिखवाया हुआ था, अल्फ़ा। अभी देखना क्या होगा, यहाँ पे देखो, इधर फोकस करो, इधर कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है। अभी देखना, ये देखो मैंने जैसे ही 444 सेलेक्ट किया, अब मुझे अल्फ़ा चैनल एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं लिटरली वही चीज़ कर सकता हूँ। सो कोई मुझे बता सकता है क्या यहाँ पे कि हमारे पास कलाकार के अंदर जो कैप्शंस आ रहे हैं वो कौन से कोडेक से निकलते हैं जब हम अल्फ़ा चैनल को सिलेक्ट करते हैं? एनीबडी हु कैन टेल मी इस वक्त? यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स। हम लोग कौन से कोडेक को यूज़ कर रहे हैं? कलाकार में अगर नॉर्मल वीडियो हमारे पास है 100 MB की, तो अल्फ़ा चैनल में हमारे पास 300-400 MB की बनती है। सो एनीबडी हु कैन टेल मी कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? बहुत आसान है, नहीं है मुश्किल, ट्रस्ट मी, जो तुम समझ रहे हो वही है, हैंड रेज कर सकते हो। MD साहब, यस MD साहब। आई थिंक HQ और प्रोरेस 444 वाला। प्रोरेस, देखो सिंपल यार, कितना आसान था। मतलब तुम्हारे सामने चीज़ मैंने रखी हुई है, मैंने बोला, लेकिन तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने रखी हुई चीज़ क्यों पूछ रहा है। 444। सो हमारे पास कलाकार के अंदर भी हम वो कर रहे होते हैं। अब तुम लोगों को समझ आ रही होगी जितने सॉफ्टवेयर्स हैं जो तुम लोग को अल्फ़ा चैनल देते हैं, जो करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, राइट। दिस इज़ कोर, दिस इज़ फन। ओके ठीक है, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। उप्स, लेट्स गो हियर, सही है, ठीक है सैफ, ये चीज़ समझ आ गई है। अगर हम जाएं अब 444 HQ के अंदर सेम चीज़, अल्फ़ा चैनल वहाँ पे अवेलेबल है, बाकी में नहीं है। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। मैं तुम लोगों को क्या बताया था, अगर तुम प्रोरेस यूज़ नहीं करते, विंडोज़ वाली साइड पर रहते हो, या तुम वैसे भी DNX HR को यूज़ करना चाहते हो, जो कि अमेजिंग वर्क फ्लो होता है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया हुआ है अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। सो लेट्स से मैं DNX HD सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास तुम लोग देख रहे हो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 8 बिट 10 बिट 8 बिट 10 बिट 8 बिट 10 बिट, ठीक है। मैंने 10 बिट सेलेक्ट कर दिया, जो भी है। अब ज़रा देखना, मैं गया HR में, ये देखो सीधा 12 बिट ऑप्शन आ गया मेरे पास। और इसके साथ एक और चीज़ भी हो रही है, नीचे देख रहे हो, अल्फ़ा चैनल। सो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना, समझ लो प्रोरेस के मुकाबले में बना था DNX HR, दिस इज़ द सेम थिंग। इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ भी थी जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अच्छा, अब मज़े की बात तुम लोग को एक बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट कोडेक्स बनाए होते हैं। सो अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग ट्रांसपेरेंट लेयर अल्फ़ा चैनल भेजना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, या वैसे भी, लेकिन प्रॉब्लम तुम लोग को ये हो रही है कि अगर तुम लोग वो चीज़ करते हो तो तुम लोग के पास एक बहुत बड़ा इशू होगा, और वो इशू ये है कि साइज़ बहुत बड़ा है फुटेज का, लेकिन तुमने अल्फ़ा चैनल में फिर भी भेजनी है। तो तुम लोग के पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग कोडेक है जिसको कहते हैं GoPro Cineform। अगर तुम GoPro को सिलेक्ट करो और RGB 16 बिट पे जाओ ना, 16 बिट पे, तो तुम्हें एक्सपोर्ट अल्फ़ा का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका साइज़ छोटा होता है, लिख लो कहीं पे, काम आएगा तुम्हें जब तुम अल्फ़ा चैनल भेजोगे कभी, ठीक है। सो अगर तुम अल्फ़ा चैनल भेज रहे हो और तुम्हें साइज़ का इशू हो रहा है, तुम प्रोरेस यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो तुम GoPro Cineform भी यूज़ कर सकते हो। तुम लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी अल्फ़ा चैनल आ रहा है वो यूजुअली 10 बिट तक नहीं आ रहा, वो 12 बिट और उसके बाद के कोडेक्स में ही आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा ठीक है सैफ, ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। एक और चीज़ थी जो मैंने बताई थी शुरू के अंदर, सो लेट्स गो टू दैट। कहाँ पे है, एक मिनट। हमारे पास यहाँ पे बाय द वे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये JPEG 2000 बाय द वे सिनेमा में यूज़ होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेज़र में यूज़ होता है, मुझे इस वक्त कंफर्म याद नहीं आ रहा, बट ये होता है। बट एक और चीज़ जो सिनेमा में यूज़ होती है, जो मैंने तुम लोगों को दिखानी थी, DCP, याद है? फिर से जाते हैं, 1 मिनट के लिए जाते हैं वापस। यहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम लोग को, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा हमारी स्लाइड्स के साथ आके दिखाऊँ, लेट्स गो हियर, या DCP विद MJPEG कोडेक फॉर सिनेमा,
तो ये है सिनेमा के लिए। अगर तुमने फ्यूचर में कभी सिनेमा में डिलीवर करना हुआ ना तो तुम इसमें डिलीवर करोगे। फाइल साइज एक्सट्रीम होगा बट तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो सिनेमा वालों के साथ काम कर रहे हो उस टाइम पे। सो या वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़, राइट। कुछ और है हमारे पास। बाय द वे ऑप्शन चेक करो, 4K DCI, ऑल ऑफ दैट, अमेजिंग। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। अब मैं अगर तुम्हें एक एक बताने लगूँ ना तो समझ लो दुनिया इधर की उधर, सही है। सो बहुत टाइम लग जाएगा बट तुम लोग अब समझ आ रही होगी कि किस तरह फॉर्मेट्स के साथ तुम खेल सकते हो। अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार ऐसा तुम कर सकते हो कि तुम एक अपना कोडेक और फॉर्मेट रखोगे और उसके साथ तुम बिट रेट के साथ खेलोगे, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल तुम कहते हो कि यार मुझे H.264 ही चाहिए क्योंकि उसका साइज़ छोटा है और मैंने यूट्यूब के लिए डिलीवर करनी है। बाय द वे तुम यूट्यूब या उन जगहों के लिए कभी भी प्रोरेस में डिलीवर नहीं करते, ये गलती ना करना इधर, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। ये ना हो कि मैंने बोला है कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है तो तुम प्रोरेस डिलीवर कर रहे हो, प्रोरेस डिलीवर नहीं करनी, H.264 ही करनी है। खैर, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम ये जो डिलीवरी कर रहे हो इसके अंदर तुम चाहते हो कि बिट जो क्वालिटी है ना वो और ज़्यादा इंप्रूव हो, लेकिन मैं H.264 के अंदर ही ना हूँ क्योंकि वो कंपैटिबल है बहुत ज़्यादा यूट्यूब के साथ और बाकी सारे प्लेटफॉर्म के साथ। तो तब तुम क्या करोगे? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसमें मैं तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट दिखा सकता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो हमारे पास ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लेट्स गो बैक टू बाय द वे AVI, तुम लोगों को मैंने शुरू में AVI का बताया था। सो AVI इज़ ऑप्शन एज वेल। मैं क्विक टाइम यूज़ करता होता हूँ, H.264 मेरी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। हम जाएंगे H.264 के अंदर। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग है हमारे पास, कहाँ है हमारे पास, यस, क्वालिटी का। सो तुम लोग बिट रेट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो वहाँ पे। अगर तुम चाहते हो H.264 के अंदर ही रहो लेकिन तुम्हारी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो तो तुम बिट रेट को एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब तुम बिट रेट को एक्सटेंड कर रहे हो तो तुम्हारा जो कंप्रेशन लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग बट आई एम प्रिटी श्योर दैट इज़ गोइंग टू बी इंट्रा। इट्स नॉट गोना बी इंट्रा बट इट्स गोना बी समथिंग ऑफ एन इंट्रा थिंग, ठीक है। तो तुम्हारा एक एक फ्रेम है ना उस पर सेम इनकोडिंग हो रही है, लेकिन जब तुम ऑटोमेटिक पे जाते हो तो तुम्हारी क्वालिटी को वो अल्टीमेटली इन्हांस करता है बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ तुम चाहे यूट्यूब के लिए यूज़ करते हो, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ करो, डविंची पे हमेशा क्वालिटी को ऑटोमेटिक रखा करो, एटलीस्ट डविंची के लिए। वाई? क्योंकि इसमें डविंची इंट्रा और इंटर का मिक्सचर यूज़ करता है। जहाँ पे डविंची को लगता है कंप्रेशन हैवी लगाना है वो लगाता है, जहाँ पे इसको लगता है यहाँ पे लाइट रखना है, यहाँ पे ज़्यादा उसको देनी है फुटेज को क्वालिटी, वहाँ पे वो ज़्यादा क्वालिटी रखता है। इसका मतलब जहाँ पे मूवमेंट है नहीं है वो उसको खुद कॉम्पिटिशन के थ्रू यूटिलाइज करता है। सो ऑटोमेटिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, कीप दैट विद योर सेल्फ। एंड या आई थिंक दैट इज़ as much as I could tell you guys about codecs and containers। इसके बाद तुम लोगों को ये चीज़ एक्साइटिंग लगेगी, तुम लोग जाके खुद इस पर और ज़्यादा सर्च कर सकते हो। अभी मैंने एक दो स्लाइड्स रह गई हैं, फिर हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। सो भागना नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेनी। बाय द वे आई एम प्राउड ऑफ दीज 96 पीपल। तुम लोग कमाल हो, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत बोरिंग टॉपिक है और इसमें आखिर तक सिर्फ 20-25 लोगों ने रह जाना है, बट मे भी शायद मैंने थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया था तो तुम लोग रुक गए। नहीं, मैं खुद क्रेडिट नहीं लेता, तुम लोग हो ही बहुत अच्छे, इस वजह से तुम लोग यहाँ तक रुके हो, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास एक फाइनल चीज़ रह गई है जो मैंने तुम सारों को देनी है जो यहाँ तक रुके हो, एंड दैट इज़ गिफ्ट फॉर बीइंग एन अमेजिंग स्टूडेंट ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच यहाँ तक टिकने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि इतने ज़्यादा लोगों को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इट्स गोना बी थोड़े से लोग। सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज़ दैट आज आपके भाई ने अच्छा खासा टाइम लगाया है एंड आई कंपाइल्ड अ बंच ऑफ थिंग्स, अ बंच ऑफ डाटा यू कैन से, कि किस तरह हम लोगों ने जो है ये कौन कौन से डिफरेंट कंपनीज़ के कोडेक्स होते हैं, वो किन किन वो कोडेक्स हमारे पास किन किन कंटेनर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एंड ऑल ऑफ दैट फन स्टफ। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ दैट आई एम गिविंग यू गाइज दैट फाइल, तो यू कैन जस्ट कीप दैट फाइल विद यू, और हमेशा तुम जब भी तुम काम कर रहे होगी तुम उसको एज अ रेफरेंस अपने साथ रख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ, इस फाइल को मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने गूगल ड्राइव फाइल बनाई है तुम सारों के लिए, यू गाइस कैन ऑल यूज़ इट। सो यहाँ पे चैट पे मैं डालने लगा हूँ। सो अगर हम चैट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक डाल रहा हूँ, एंड वेट, ये डायरेक्ट सिद्धू को क्यों जा रहा है, रुको, लेट मी जस्ट एवरीवन इन द मीटिंग, देयर यू गो। सो दिस इज़ द लिंक, इसको मैं पिन करता हूँ। तो मैं पिन कर सकता हूँ, हाउ डू आई पिन इट, वेट, आई थिंक आई कैन पिन दिस, आई डोंट नो, ज़्यादा मैसेज ना करना अभी लोग देख सकें। यहाँ पे मुझे पिन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम अ ग्रैंडपा, बट या देयर यू गो।
सो दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ। ये क्या बात है, अब्दुलरहमान भाई ने डाउनलोड करके इधर दोबारा अपलोड करके भी दे दिया। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान। सो देयर यू गो, दिस इज़ द गूगल ड्राइव। तुम लोग जाके खुल के देखो, तुम लोगों को अपने फॉर्मेट्स का पता चल जाएगा कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ी हुई है। थिंग्स आर गोना बी अ लॉट मोर ईजियर फॉर यू गाइज। आई होप दैट सॉल्व्स अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं तुम लोग हैंड रेस कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस अब मैं आंसर करूँगा। आई एम ग्लैड मेरे सर से एक वज़न उतरा है। आई स्वेयर मैं यहाँ पे, एक होता है ना कि बंदा हवा में बात बोल रहा हूँ। अब मीटिंग का एंड हो गया, अब कोई मार्केटिंग हाइप भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ सच है। मैं पिछले 3 महीने से इस मीटिंग को बनाना चाह रहा था। फॉर पास्ट 3 months ऑल आई वॉन्टेड टू डू वॉज जस्ट मेक दिस मीटिंग। बिकॉज काफ़ी सारों का डिस्कॉर्ड के अंदर क्वेश्चन होते थे, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, बिट रेट की वजह से। ऑफकोर्स तुम फ्री वर्जन DaVinci का यूज़ कर रहे हो तो 8 बिट होगा, उसमें 10 बिट नहीं होगा, राइट। ये कोडेक्स क्या होते हैं, एवरीथिंग। सो और ज़्यादातर इंटरनेट पे तुम्हें कोई इस चीज़ का बताता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था शुरू में। सो आई एम ग्लैड कि फाइनली दैट इज़ आउट टू एटलीस्ट द देसी ऑडियंस। गोरे को पता है इस चीज़ का, अपने लोगों में बहुत कम बताते हैं। सो या आई एम ग्लैड। ऑलराइट, अब काफ़ी सारों के क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट दोज क्वेश्चंस। नबिया ने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो नबिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट थी वही मैंने ज्वाइन की अभी पाकिस्तान में आके। पहली 2 तो कैंसिल हो गई थी और 2 मैंने छोड़ दी थी बिजीनेस की, तभी मैंने आज ज्वाइन की है। अच्छा, तो मेरा सवाल 2-3 है, ठीक है। फिलहाल मैंने ये पूछना था कि आप जो बताते हैं ना फॉर्मेट के अंदर वी हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कोडेक, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड कोडेक। सो फॉर्मेट को समझो लाइक अ प्रीसेट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इज इट अ कंटेनर एज वेल? नहीं ना, इट्स नॉट अ कंटेनर, कंसिडर इट लाइक अ प्रीसेट, ठीक है। सो ये एक प्रीसेट है। जिस तरह हमारे पास प्रीसेट होता है ना कलर ग्रेडिंग का, उसमें हम लोगों ने हाइलाइट्स को भी चेंज किया होता है, हमने थोड़ा सा कलर को चेंज किया होता है, सैचुरेशन को चेंज किया होता है, राइट। सो कंसिडर सैचुरेशन एज दैट थिंग, कलर वाली चीज़, व्हील्स वाली चीज़ एक जगह पे है। अब हम लोगों ने एक प्रीसेट बना दिया उसका। सो उस प्रीसेट का बस फ़ायदा ये होता है कि, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल, डू यू नो पावर ग्रिड? अबाउट यस, कंसिडर इट लाइक अ पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में आपने 2 नोड्स को जोड़ा हुआ है, उन 2 नोड्स में डिफरेंट सेटिंग्स थी, राइट। लेकिन पावर ग्रिड इज जस्ट लाइक अ प्रीसेट। आपने वो प्रीसेट लगाया तो प्रीसेट ने खुद कुछ नहीं किया, काम पावर ग्रिड्स ही कर रहे हैं, लेकिन बस वो आपके पास एक पुरानी सेटिंग तैयार पड़ी हुई है, एक सेटिंग है जो तैयार पड़ी हुई है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रीसेट। तो उन कंपनीज ने एक तरह से प्रीसेट बनाया होता है कि ठीक है एक्स AVC हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है H.264 और हम कंटेनर को साथ जोड़ेंगे। इसका सिंपली मतलब ये है। सो कंसिडर इट लाइक अ प्रीसेट, ठीक है। ठीक है, बट डिफरेंट कोडेक्स की ऑप्शन एक ही फॉर्मेट में, इसकी समझ नहीं आ रही। या अगेन हमारे पास फॉर्मेट है वो कंटेनर नहीं है, क्योंकि कंटेनर है जो वीडियो के कंपोनेंट्स को जोड़ के रख रहा है। फॉर्मेट का सिर्फ काम ये है कि यार ये चेक बॉक्स है ना, इसको इस चेक बॉक्स के साथ जोड़ दो। सो ये एक वर्क फ्लो है, समझ लो कि यार H.264 है ना, इसका वर्क फ्लो जोड़ दो MP4 के साथ, बस ठीक है जुड़ गया। सो ये खुद स्टोर नहीं कर रहा कोई चीज़ भी, ये सिर्फ एक वर्क फ्लो बना हुआ है। जिस तरह होता है ना कि हमारे पास टाइमलाइन फाइल्स होती हैं, टाइमलाइन फाइल्स के अंदर जो भी एडिटिंग हुई है वो हुई हुई है, लेकिन टाइमलाइन फाइल का क्या साइज़ होता है, 500 KB 200 KB, राइट। क्योंकि जो उसके अंदर का डाटा है वो नहीं होता, वो बस एक ऊपर से एक शेल होता है। सो दिस इज़ लाइक अ शेल जिसके अंदर सिस्टम बने हुए हैं, फ्लोज बने हुए हैं। आपने H.264 को इसके साथ जोड़ दिया, इसको उसके साथ जोड़ दिया। कंटेन सारी चीज़ें जो है वो कंटेनर ही करता है। देखिए, मैं मतलब क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि हम आम ज़बान में कहते हैं ना कि इसको एज एन MP4 फाइल एक्सपोर्ट करना है कि MOV करना है, तो वो चीज़ आपने बोली कि कंटेनर होती है, लेकिन आज हम लोग कोडेक्स के बारे तभी में मैंने आपको सीखा है। बोला था, तभी मैंने आपको बोला था मीटिंग के अंदर कि कई बार आपको फॉर्मेट का नाम नहीं मिला होगा और कई बार कोडेक का नाम ही फॉर्मेट का नाम होगा। सो आप कंफ्यूज हो सकते हो उस चीज़ में। जिस तरह के क्विक टाइम पे आप कंफ्यूज शायद ना हो। क्विक टाइम, क्योंकि क्विक टाइम के अंदर आपको पता है कि 3 वर्क फ्लोज हैं, 3 तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क फ्लोज है, लेकिन मैंने आपको 3 बताया, ठीक। एक वर्क फ्लो है जिसमें H.264 को आप MP4 के साथ जोड़ देते हो, एक और वर्क फ्लो है जिसमें H.265 को आप MOV के साथ जोड़ देते हो, राइट। सो डिफरेंट वर्क फ्लोज हैं जो एक चार्ट्स बने हुए हैं एक तरह से प्रीसेट के तौर पे, राइट। लेकिन अगर आप फॉर्मेट ही पिक करते हो H.264 का, तो फिर वो क्या है,
राइट। तो मैंने इसी वजह से बोला था कि कई बार फॉर्मेट का नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस आपने कोडेक को जोड़ दिया होता है क्योंकि आप खुद इनकोड कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। सो या अच्छा ठीक है, सही तो मुझे समझ नहीं आई, बट आई एम गोना पास ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लेट देम हैव देयर। या हो किसी और सकता को है भी किसी और को भी अगर समझ समझ आ- नहीं आई, किसी और को भी अगर समझ नहीं आई तो यू गाइस कैन आस्क। अगर एक और बच्चा भी है जिसको समझ नहीं आ रही तो फिर मैं इस पे और डिटेल बात कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि बाकी की डिस्कशन तो शायद और समझ आ जाए कुछ। मैं नबिया बस Anyway, बस। इसको एक वर्क फ्लो कंसिडर करो, इसको फोल्डर के अंदर के फोल्डर कंसिडर करो। मतलब एक वर्क फ्लोज बने हुए हैं आपके पास, क्विक टाइम के अंदर मल्टीपल वर्क फ्लोज दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन है आपने क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने चेक बॉक्सेस लगाने हैं, आपने माचा खरीदनी है, आप माचा शॉप पे जाते हो, वो आपको बोलता है अच्छा माचा के साथ आपको हेज़लनट चाहिए, शुगर चाहिए, या आपको क्या कहते हैं व्हाटएवर यू वांट, राइट। सो आप अपनी मर्जी से चेक बॉक्सेस लगा रहे हो। खुद इन इटसेल्फ वो सिर्फ एक वर्क फ्लो है, वो आपको माचा डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे जब तक आप उसको वर्क फ्लो नहीं बताओगे कि मुझे कौन कौन सा माचा चाहिए, मुझे ग्रीन, मुझे माचा, सॉरी माचा तो होता ही ग्रीन, मुझे माचा के साथ मुझे हेज़लनट चाहिए। अब वो जो हेज़लनट और माचा आपको साथ मिली है वो एक एक्चुअल चीज़ है जो आप होल्ड कर सकते हो। वो जो मेन्यू आपको दिया है वो आप होल्ड नहीं कर सकते अपने पास, उसको पी नहीं सकते, वो सिर्फ एक मेन्यू है अपना वर्क फ्लो डिफाइन करने के लिए। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, that menu is like the format and Yeah. then the things you're getting is Exactly. the codec or something like that. Oh, okay. गॉट इट? चले ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑल गुड। ओके, दूसरा हम उवेश के पास जाएंगे। यस उवेश। अस्सलाम वालेकुम सेब भाई। वालेकुम अस्सलाम उवेश भाई। सर आई एम फ्रॉम इंडिया। सर मेरा ये बहुत दिनों से सवाल था आपसे, जैसे कि आप पॉडकास्ट में बोलते हो कि मेरे को पूरा प्री प्रोडक्शन का नॉलेज है। सर हाउ टू शूट इन डेप्थ, जैसे कि सिनेमैटिक में हाई एंगल, लो एंगल, मीडियम शॉट वगैरह, तो सर ये कैसे सीख सकते हैं, मतलब लर्न कैसे कर सकते हैं? उवेश, आई थिंक दैट कम्स, अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम दिस प्रैक्टिस। लाइक आपको थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लाइक अगर आप चाहते हो कि आप अपने सब्जेक्ट को बड़ा दिखाओ, राइट, लाइक यू वांट टू शो योर सब्जेक्ट एज पावरफुल, तो आप हमेशा नीचे के एंगल से शूट करते हो। जिस तरह अगर मैं अभी बैठा हूँ, सही है, अभी देखना मैं जैसे ही नीचे हूँगा ना, मैं कैमरा से नीचे हूँगा तो मैं एक कमज़ोर सब्जेक्ट लगूंगा, ठीक है। लेट्स सी, दोनों देख रहे हो, लाइक इट मेक्स इट लुक लाइक दिस गाय इज़ वीक, दिस गाय, इसको कोई पंच कर सकता है कि समथिंग लाइक दैट, बट नाउ सडनली आई लुक बिग, दिस गाय, क्योंकि और अभी मैं उतना नहीं, अगर इस कैमरे को और नीचे करूँ, नीचे से आप देखो तो आपको और ज़्यादा बड़ा लगूंगा। सो कैमरा एंगल्स को समझ लो कि अगर आपने सब्जेक्ट को पावरफुल दिखाना है तो आप नीचे से शूट करोगे, अगर आपने उसको रिलेटेबल दिखाना है तो आप यूजुअली इतनी आई लाइन पे रखोगे जितने पे मैंने कैमरा रखा हुआ है इस वक्त, राइट। और अगर आपने उसको कमज़ोर दिखाना है तो आप ऊपर के एंगल से शूट करोगे। उसके अलावा लाइटिंग को समझो, लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग इज़ वन थिंग जो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ऑडियो को समझो, ऑडियो और लाइटिंग, इन दो चीज़ों को समझ जाओ, बाकी जितनी चीज़ें वो आप प्रैक्टिस के साथ अच्छी कर लोगे, ठीक है। सो इन दो चीज़ों पे सबसे पहले ग्रिप बनाओ, बहुत ज़रूरी है ये दो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सेकंड सवाल मेरा है, जैसे कि आज मेरा कोर्स पूरा हो गया सर, एडिटिंग स्कूल का काफी अच्छा कोर्स था सर, और भी कोर्स मैंने ज्वाइन किए, बट सर उसमें मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था। बट ये पहला कोर्स है जिससे मैं बोर नहीं हुआ अभी तक। I'm glad. मेरे को मतलब फुल मजा आया। आज ही हुआ है मेरा कोर्स, आई थिंक इवनिंग में, ये भी आज के दिन सर। बट मेरे को कलर ग्रेडिंग एडवांस सीखने है, उसमें इंट्रोडक्शन था आई थिंक कलर ग्रेडिंग का, मतलब डेप्थ में सिखाई हुई। वो कोर्स कब आएगा सर? आधे से ज़्यादा बन गया है, सो होपफुली आपके पास नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाएगा वो। दैट इज़ प्रॉबली द मोस्ट डिटेल्ड कोर्स ऑन कलर ग्रेडिंग, एटलीस्ट इन साउथ एशिया, द बिगेस्ट सो फार। हम लोगों ने 2 टेराबाइट की SSD ली थी उसके लिए, और वो कम पड़ गई है, तो अब हम 4 टेराबाइट की SSD ले रहे हैं। तो उसमें सिर्फ कंटेंट इतना शूट हुआ है, सो एक्सट्रीमली डिटेल्ड। और इस मास्टर क्लास का अगर आपको मज़ा आया तो उसका आपको और मज़ा आएगा। सो या दैट इज़ कमिंग इन अ मंथ। और जो जितने भी एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट हैं, तुम सारों को डिस्काउंट भी मिलेगा, बड़ा मोटा डिस्काउंट। सो या थैंक यू सर। ऑल गुड। ओके, ठीक है ओवेश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव जैस। यस जैस भाई। टैब भाई, थैंक यू सो मच आपके लाइव, ये मेरा
थर्ड लाइव सेशन है, मैंने जो कंप्लीट किया है ऑनेस्टली। लास्ट जो दो थे, एक मैंने टाइपोग्राफी पे किया था, एक हाउ टू गेट क्लाइंट्स करके आपका क्लास वीकली मीटिंग थी वो। तो मैं ऑनेस्टली मैं संडेज को काम करता हूँ, मैंने स्पेसिफिकली मैंने आज मतलब काम से छुट्टी ली है कि मैंने आपकी मीटिंग अटेंड करनी है। सो आई लिव इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ एज अ वीडियोग्राफर, सॉरी वीडियो एडिटर इन वेडिंग्स। सो मेरा मेन अभी काम है वेडिंग्स में, लेकिन आई हैव एडिट मोर देन लाइक 100 वीडियोस। और अभी मुझे जो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे ऑलमोस्ट पूरा वीडियो डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मेरा अपना एक पोर्टफोलियो रेडी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे वो एक्सेस नहीं मिल रहा वो क्योंकि जो मैंने काम किया है, जो मैंने एडिटिंग की है। सो मुझे एक वो पोर्टफोलियो बनाना है, और दूसरा मतलब 2 पेज इंस्टाग्राम पेजेस बनाना चाहता था मैं। तो आपका एक सजेशन चाहिए था उसके लिए मुझे। मैंने आपका SMM कोहोर्ट लिया, बड़ा मजा आया उसमें, मतलब उसमें बहुत सारी क्लैरिटीज मुझे मिल गई है। तो वो ऐसे है कि मुझे व्लॉगिंग करने का बहुत शौक है, मुझे कैमरे के सामने बैठने में ऐसे बोलने का बड़ा शौक है। दूसरा मुझे जैसे ट्रैवल करता मुझे उसका शौक है। तो मैं 2 सेपरेट पेजेस सोच रहा था बनाऊं। एक जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट करे कि मैं क्या करता हूं, और एक्टिविटी को, लेकिन जो समझ नहीं आ रहा है इसको मैं कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करूं, मतलब सबको कैसे मैनेज करूं। या टोटली गेट इट। जैस भाई एक चीज़ आपको समझनी होगी, आप मल्टीपल चैनल्स और वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन। मतलब अगर आपके पास कोई टीम नहीं है बहुत ज़्यादा एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स वेरी हार्ड। content creation is hard in itself, and now making 2 pages is extremely hard. You should focus on one thing, one avatar, one good product, and one specific niche. That's all you need. सो एक आपका एवटार सेलेक्ट हो इंस्टाग्राम पे, लाइक इंस्टाग्राम के सिर्फ उस तरह के टॉपिक के ऊपर आप बात करें, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है आपको समझने के लिए। जब आप खासतौर पे एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो जाता है, वो देखता है किस तरह के लोग लाइक कर रहे हैं। अगर ज़्यादा फिल्म मेकर लाइक कर रहे हैं उन वीडियोज़ को, तो एल्गोरिथम को समझ आ जाती है कि मैंने इसके आगे से वीडियोज़ फिल्म मेकर्स को दिखानी है, राइट। तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप दूसरा पेज बनाओ जिसमें आप ट्रैवलिंग का बता रहे हो, एक में फिल्म मेकिंग का बता रहे हो, एक में ट्रैवलिंग का बता रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज गोना बी रियली हार्ड फॉर यू, बिकॉज यू डोंट हैव टू जस्ट शूट, यू हैव टू एडिट दोज वीडियोज एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आपके पास एक टीम बिल्ड नहीं होती, टिल द पॉइंट जहाँ तक आप इतना रेवेन्यू नहीं बना रहे कि आप एक पूरी टीम डेवलप कर पाओ, फोकस ऑन वन चैनल एंड मेक श्योर कि उसमें आप तबाही चीज़ डाल रहे हो। एंड देन स्लोली जब आपकी टीम बिल्ड होती है तब आप मल्टीपल चैनल्स पे मूव कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। एंड जो आपका पहला क्वेश्चन था कि अब मैं फुटेज का क्या करूँ, लाइक क्लाइंट के पास फुटेज का इशू है, वो नहीं दे रहा। सो 2 तरीके हैं। अगर क्लाइंट इजाज़त देता है कि आप फुटेज के ऊपर फेस ब्लर करके लोगों का अगर आप प्ले करवा सकते हो, अगर क्लाइंट इस चीज़ की इजाज़त देता है तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, इस चीज़ का भी ऑप्शन नहीं है, हम लोग आपको हमारा कॉन्टेंट नहीं यूज़ करने देंगे, तो फिर वही वाली बात बोलूँगा जो हर बार मैं बोलता हूँ, वीकेंड्स लगाएं और वीकेंड्स पे अपना कंटेंट जमा करना शुरू करें। और विद इन 3 months यू वुड रियलाइज आपने अच्छा खासा कंटेंट बना दिया होगा। तो यार दैट इज व्हाट आई वुड से। ओके ओके, लाइक एक्सप्लेनिंग एडिटिंग जो वेडिंग्स में होती है वो वाली बात कर रहे हो आप, कि जो एडिटिंग जब मैं वेडिंग्स में जो कर रहा हूँ अप टू यू, उसको एक्सप्लेन कर। अप टू यू, whatever you think is the best avatar for you, जिसको आप लंबे टाइम के लिए चला सकते हैं। मैंने आपको ऐसे में 3 व्हील्स का बताया था ना। अब जो चीज़ इन 3 व्हील्स के बीच में फॉल कर रही है वो चीज़, ताकि आप फिर ये ना हो ना कि 6 महीने बाद आप पैसा कमा रहे हो उसमें, लेकिन आपका दिल बोल रहा हो आपके यार कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ, पैसा बन रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ऐसी फील्ड हो जैसे मज़ा आया। अभी देखो जिस तरह मैं मीटिंग करता हूँ, मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए फुल एनर्जी से बोलता हूँ और मैं उस टॉपिक के अंदर घुस के बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लाइक वीडियो एडिटिंग इज़ माई लाइफ, आई जस्ट लव इट। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को सेट करें अपनी फील्ड के तौर पर, जिस पर फिर आपको पता हो कि आपने लंबे टाइम तक चला सकते हैं, जिसमें आप बोर नहीं होंगे, जिसमें मज़ा आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गॉट इट, थैंक यू सो मच साहब भाई। नो प्रॉब्लम। ओके, जस भी हो चुके हैं। ओविश आपने हैंड रेज किया हुआ, आपका आई थिंक हो गया था पहले या दोबारा से हैंड रेज किया? ओके देयर यू गो। ऑलराइट, लेट्स गो टू एलिया बंगश। ये जो लोग जिन्होंने कैमरा ऑन किए हुए हैं उनकी प्रायोरिटी होगी। एलिया आपने हैंड रेज नीचे, आपने कैमरा ऑफ कर दिया जैसे ही मैंने आपको सिलेक्ट किया। वो सर वो डेट मसला है। अच्छा बताइए। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि हाँ जी, तो मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया पोर्टफोलियो की ना, जैसे बिफोर एंड आफ्टर।
तो व्यूज आ रहे हैं लेकिन बहुत कम है, जैसे कि 300 200 ना। तो मैं ऐड करते जाऊं पोस्ट या कुछ और भी करना है? आपने बिल्कुल नया चैनल बनाया है? हाँ। ओके ठीक है, और कितना टाइम हो गया पोस्ट किए हुए? एक हफ्ता समथिंग। और कितनी वीडियोस पोस्ट की हैं? 4। कम ऑन पहली 50 वीडियोस से पहले तो सोचते भी नहीं है इस चीज़। सैफ भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, हाँ कितनी वीडियोस? 4 वीडियोस पोस्ट की हैं यार, कमाल करते हो मतलब। अच्छा हाँ अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मैंने कोई 15 जॉब्स अप्लाई किए, सही है 15, ओके और एक का भी रिप्लाई नहीं है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि एडवांस जो मोशन ग्राफिक्स ना। तो मैंने क्या आपकी वीडियो देखी थी कि एडिटिंग अपनी मार्केट है ना, और मोशन ग्राफ्स अपनी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ही मोशन ग्राफिक्स है, तो हम करें क्या?